नमस्ते, वेलकम टू द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल। आज हमारी बिपिन चंद्रा की इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस सीरीज में हम चर्चा करेंगे चैप्टर 4 फाउंडेशन ऑफ द कांग्रेस, द मिथ। तो कहानी शुरू होती है दिसंबर 1885 से। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, बॉम्बे में मिले 72 पॉलिटिकल वर्कर्स और एक नई शुरुआत हुई। हाँ, ये शायद पहली बार था जब पूरे इंडिया के लेवल पर इंडियन नेशनलिज्म का कोई ऑर्गेनाइज्ड, कोई स्ट्रक्चर्ड सा एक्सप्रेशन सामने आ रहा था। बिल्कुल। और इसमें एक नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, A.O. ह्यूम, एक रिटायर्ड इंग्लिश ICS ऑफिसर। उनका रोल काफी सिग्निफिकेंट माना जाता है इसकी शुरुआत में। हाँ, ह्यूम का नाम तो जुड़ा ही हुआ है। लेकिन असली सवाल तो ये उठता है कि भाई कांग्रेस बनी क्यों, और उसी खास वक्त पर, मतलब 1885 में ही क्यों? What was so special about that moment? बिल्कुल। और इसी सवाल के इर्द गिर्द ना एक बहुत ही पावरफुल और क्या कहते हैं लंबे समय से चली आ रही कहानी या कहें एक मिथ, एक कल्पित कथा जुड़ी हुई है जिसे कहते हैं द सेफ्टी वाल्व मिथ। अच्छा, सेफ्टी वॉल्व मिथ। हाँ, आप सोचिए, मतलब कितनी जनरेशन्स के स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, हम सब ने ये कहानी कहीं ना कहीं सुनी है, स्कूल में, कॉलेज में, डिस्कशंस में। हाँ, ये टर्म तो सुना है। लेकिन बात ये है कि ये जितनी पॉपुलर है, जितनी वाइडली एक्सेप्टेड बिलीफ है, उतना इसका हिस्टोरिकल फैक्ट्स में, यानी जो ऐतिहासिक सबूत हैं, उनमें कोई ठोस बेसिस, कोई सॉलिड आधार नहीं मिलता। तो आज चलिए इस मिथ की परतें खोलते हैं, इस पर थोड़ी गहरी नजर डालते हैं। ओके, तो फिर इसको अनपैक करते हैं। ये सेफ्टी वॉल्व मिथ, ये कॉन्सेप्ट है क्या आखिर? क्योंकि ये शब्द सेफ्टी वॉल्व सुनने में ही बड़ा इंट्रीगिंग लगता है। आमतौर पर क्या माना जाता है इसके बारे में? देखिए, जो सबसे कॉमन अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि कांग्रेस को A.O. ह्यूम ने शुरू किया, कुछ और इंडियंस के साथ मिलकर, लेकिन इसके पीछे ना एक तरह की ऑफिशियल सरकारी डायरेक्शन थी, गाइडेंस थी, सलाह थी। सरकारी सलाह? हाँ, और ये सलाह किसकी थी? उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन की, यानी ब्रिटिश राज के सबसे बड़े ऑफिसर की। अच्छा, मतलब वाइसरॉय खुद इन्वॉल्व थे इसमें मिथ के हिसाब से? हाँ, मिथ तो यही कहता है। और डफरिन का मकसद क्या था? उनका मकसद था एक सेफ, एक माइल्ड, पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल आउटलेट प्रोवाइड करना, एक सेफ्टी वॉल्व। किसके लिए? जो आम जनता में, मासेस में डिसकंटेंट यानी असंतोष बढ़ रहा था ब्रिटिश रूल के खिलाफ, उसके लिए। एक डर था उस वक्त के ऑफिशियल्स में कि ये जो डिसकंटेंट है, ये जो गुस्सा है, ये बहुत तेजी से एक बड़े, पॉपुलर और शायद वायलेंट रेवोल्यूशन, एक हिंसक क्रांति की तरफ बढ़ रहा था। समझ गया। जैसे जैसे हमारे घरों में प्रेशर कुकर होता है ना, हाँ, उसमें एक सेफ्टी वॉल्व लगा होता है। जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है अंदर, तो वो वॉल्व से थोड़ी स्टीम निकल जाती है और कुकर फटने से बच जाता है। तो इस मिथ के हिसाब से कांग्रेस वही सेफ्टी वॉल्व था ब्रिटिश राज के प्रेशर कुकर के लिए। एग्जैक्टली। क्या बढ़िया एनालॉजी दी है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। मिथ कहता है कि कांग्रेस वही सेफ्टी वॉल्व था ब्रिटिश राज के लिए, जनता के गुस्से को एक कंट्रोल्ड तरीके से वेंट करने का जरिया, ताकि कोई बड़ा धमाका ना हो जाए। मतलब इस सेफ्टी वॉल्व के जरिए जो एक पोटेंशियल क्रांति थी, जो शायद होने ही वाली थी, उसको शुरू होने से पहले ही निप्ड इन द बड कर दिया गया, उसको पनपने से पहले ही खत्म कर दिया गया। ये है इस मिथ का कोर आइडिया। हाँ, बिल्कुल। और इस मिथ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, जिस पर ज्यादातर लोग फोकस करते हैं, वो ये है कि उस वक्त एक वायलेंट रेवोल्यूशन बिल्कुल होने ही वाला था। इट वाज इमिनेंट, और कांग्रेस के बनने से ही वो टल गया। अच्छा। अब इस बात को ना बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से अलग-अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स ने यूज किया है। लिबरल्स इससे खुश हैं कि चलो खून खराबा बच गया। रेडिकल्स यानी गरमपंथी इसे कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज करने वाला साबित करने के लिए यूज करते हैं कि देखो, ये तो अंग्रेजों के साथ मिलके बनी थी। और जो एक्सट्रीम राइट विंग है, वो इससे कांग्रेस को शुरू से ही एंटी नेशनल या कहें हिंदू विरोधी बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सभी इस बात पर जरूर अग्री करते हैं कि कांग्रेस के जन्म के तरीके ने, इस अलेज्ड सेफ्टी वॉल्व ओरिजिन ने उसके बेसिक कैरेक्टर और फ्यूचर के काम पर बहुत गहरा असर डाला। मतलब ये एक ऐसी बात बन गई जिस पर हर किसी ने अपने अपने पॉलिटिकल रंग चढ़ा दिया। हाँ, बिल्कुल। ये सेफ्टी वॉल्व मिथ एक अजीब किस्म का रॉरशैक टेस्ट बन गया इंडियन पॉलिटिक्स के लिए। हर कोई इसमें वही देख रहा था जो वो देखना चाहता था। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सट्रीमिस्ट्स, यानी गरम दल के नेता। लाला लाजपत राय का नाम आता है इस कॉन्टेक्स्ट में। उन्होंने इस थ्योरी का इस्तेमाल कैसे किया?
ये वो नेता थे जो अंग्रेजों से लड़ने के लिए ज्यादा असर्टिव, ज्यादा रेडिकल तरीके चाहते थे, राइट? सही। बिल्कुल सही कॉन्टेक्स्ट दिया आपने। हम बात करें 1916 की, जब लाला लाजपत राय की किताब आई यंग इंडिया। ये वो दौर था जब कांग्रेस के अंदर ही मॉडरेट्स, नरम दल और एक्सट्रीमिस्ट यानी गरम दल के बीच काफी खींचतान चल रही थी। एक पावर स्ट्रगल था। हाँ, सूरत स्प्लिट वगैरह के बाद का टाइम। बिल्कुल। लाजपत राय ने इस सेफ्टी वॉल थ्योरी का इस्तेमाल सीधे सीधे कांग्रेस के मॉडरेट्स पर अटैक करने के लिए किया। उन्होंने इस थ्योरी को पूरी डिटेल में डिस्कस किया और एक बहुत बड़ा आरोप लगाया उन्होंने कहा कि कांग्रेस असल में लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। इट वॉज लॉर्ड डफरिन्स ब्रेन चाइल्ड। अरे बाप रे। अब सोचिए, ये कहना कि पूरी कांग्रेस पार्टी वाइसरॉय के दिमाग की उपज है, कितना बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। वाओ, मतलब सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रेडिट या ब्लेम कहें दे दिया कांग्रेस के फॉर्मेशन का। तो उनका मेन आर्गुमेंट क्या था? क्या वो कह रहे थे कि कांग्रेस को इंडिया के लिए पॉलिटिकल लिबर्टी जीतने से ज्यादा ब्रिटिश एम्पायर को खतरे से बचाने के लिए बनाया गया था? ये तो सीधा सीधा कांग्रेस की नीयत पर, उसकी इंटेंशन पर ही सवाल उठाना हुआ ना। बिल्कुल यही उनका पॉइंट था। राय ने ओपनली आर्ग्यू किया कि ब्रिटिश एम्पायर के हित, उनके स्वार्थ प्राइमरी थे, वो पहले आते थे, और इंडिया के हित सेकेंडरी थे, वो बाद में आते थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मूल उद्देश्य ही ब्रिटिश शासन को बचाना था, ना कि भारत को आजादी दिलाना। और उन्होंने ये भी जोड़ा कि कांग्रेस हमेशा इस आइडियल के प्रति, यानी ब्रिटिश एम्पायर को बचाने के आइडियल के प्रति सच्ची रही है। तो उनका कंक्लूजन क्या था? यही कि कांग्रेस की उत्पत्ति ही ऐसी है, उसका जन्म ही ऐसी परिस्थितियों में हुआ है कि वो एडवांस नेशनलिस्ट यानी एक्सट्रीमिस्ट की नज़र में निंदा के लायक है। इट डिजर्व्स कंडेमनेशन। उन्होंने इफेक्टिवली कांग्रेस को इलेजिटिमेट ठहरा दिया नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए। इसको समझने के लिए शायद आजकल की स्टूडेंट पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। बिल्कुल आराम से ले सकते हैं। मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट यूनियन है जो वाइस चांसलर या डीन के काफी करीब मानी जाती है, उनके सपोर्ट से बनी है। तो जो दूसरे राइवल स्टूडेंट ग्रुप्स होंगे वो क्या कहेंगे? हाँ, वो यही कहेंगे ना कि ये तो अथॉरिटीज की पॉकेट यूनियन है, ये स्टूडेंट्स का भला क्या करेगी, ये तो बस एडमिनिस्ट्रेशन की हाँ में हाँ मिलाएगी। वो उसकी लेजिटिमेसी पे, उसके मोटिव्स पर हमेशा सवाल उठाते रहेंगे। अच्छा, लाजपत राय का मॉडरेट्स पर अटैक कुछ इसी तरह का था। वो कह रहे थे कि ये कांग्रेस तो डफरिन की पॉकेट यूनियन है, ये असली नेशनलिज्म कैसे रिप्रेजेंट कर सकती है। समझ गया। ये तो वाकई एक सीधा अटैक था कांग्रेस की फाउंडेशन पर। इससे तो उस वक्त के नेशनलिस्ट सर्कल्स में कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी पर ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया होगा। खैर, ये हुई एक्सट्रीमिस्ट की बात। लेकिन क्या लेफ्ट लीनिंग थिंकर्स ने भी इस थ्योरी को इंपॉर्टेंस दी? उनका क्या एंगल था? आर पालमे दत्त का जिक्र आता है बिपिन चंद्रा में। उन्होंने इस मिथ को कैसे आगे बढ़ाया? हाँ, आर पालमे दत्त का कंट्रीब्यूशन इस मिथ को पॉपुलराइज करने में बहुत बड़ा है, खासकर लेफ्ट सर्कल्स में। लगभग 25 साल बाद 1940s में उनकी एक बहुत मशहूर किताब आई, इंडिया टुडे। इस किताब ने सेफ्टी वॉल्व मिथ को लेफ्ट विंग ओपिनियन का एक स्टेपल, एक प्रमुख हिस्सा बना दिया। अच्छा, दत्त का एनालिसिस मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से था। वो क्लास स्ट्रगल और इंपीरियलिज्म के एंगल से चीजों को देखती थी। उन्होंने भी बड़े जोर देकर लिखा कि कांग्रेस को डायरेक्ट गवर्नमेंटल इनिशिएटिव और गाइडेंस से बनाया गया था। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ये एक प्लान जो सीक्रेटली वाइसरॉय के साथ प्री अरेंज था। सोचिए, एक सीक्रेट डील की बात कर रही हैं वो। सीक्रेट प्लान? क्यों? मतलब दत्त के हिसाब से भी मोटिव वही था, रेवोल्यूशन को रोकना? हाँ, मोटिव वही था। उनके मुताबिक सरकार इसे इस्तेमाल करना चाहती थी ब्रिटिश रूल को बचाने के लिए। किसके खिलाफ? वही बढ़ते हुए पॉपुलर अनरेस्ट और एंटी ब्रिटिश फीलिंग के खिलाफ। उन्होंने लिखा कि ये एक इम्पेंडिंग रेवोल्यूशन को डिफीट या फॉरस्टॉल करने की कोशिश थी। फॉरस्टॉल मतलब उसको होने से पहले ही रोक देना। तो उनके हिसाब से भी एक क्रांति मंडरा रही थी जिसे कांग्रेस बनाकर प्रीएम्प्टिवली रोका गया। लेकिन दत्त ने, जहां तक मुझे याद है, ये भी माना था कि कांग्रेस बाद में एक नेशनलिस्ट बॉडी बन गई। ऐसा नहीं था कि वो हमेशा ब्रिटिश रूल ही रही उनके हिसाब से। हाँ, ये नुआंस इंपॉर्टेंट है दत्त के एनालिसिस में। उन्होंने ये जरूर एक्नॉलेज किया कि टाइम के साथ नेशनल कैरेक्टर ने लॉयलिस्ट कैरेक्टर पर हावी होना शुरू कर दिया। मतलब कांग्रेस धीरे धीरे ज्यादा नेशनलिस्ट होती गई और ब्रिटिश के प्रति लॉयल्टी कम होती गई। और ये भी माना कि कांग्रेस मास मूवमेंट्स का व्हीकल भी बनी। उसने आम जनता को मोबिलाइज किया, उनको पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दिया। लेकिन, और ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके मुताबिक इसके जन्म का ओरिजिनल सिन, मूल पाप, यानी ब्रिटिश सपोर्ट से पैदा होना, इसकी पॉलिटिक्स पर एक परमानेंट निशान छोड़ गया। इसका एक टू फोल्ड कैरेक्टर बन गया। ये टू फोल्ड कैरेक्टर क्या है?
एक तरफ गवर्नमेंट ने बनाया और फिर वही इंस्टीट्यूशन एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट का ऑर्गेनाइजर भी बना। मतलब इंपीरियलिज्म से लड़ना भी और उसके साथ कॉम्प्रोमाइज या कोलैबोरेट करना भी। ये तो काफी कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है। एक ही टाइम पे दोनों कैसे? एग्जैक्टली यही दत्त का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट था। वो कहती हैं कि कांग्रेस की पूरी हिस्ट्री इसी ड्युअलिटी, इसी दोहरे चरित्र से भरी पड़ी है। इसने इंपीरियलिज्म से लड़ा भी, मास मूवमेंट्स लॉन्च किए, लोगों को जेल भेजा। लेकिन जब भी मासेस रेवोल्यूशनरी पाथ की तरफ बढ़े, जब लगा कि अब कंट्रोल हाथ से निकल रहा है, अब सच में सिस्टम बदल सकता है, तो कांग्रेस लीडरशिप ने गोखले से लेकर गांधी तक मूवमेंट को इंपीरियलिज्म के सामने बिट्रे कर दिया, उसे रोक दिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया या वापस ले लिया। अच्छा, दत्त इसको इंडियन बुर्जुआजी यानी पूंजीपति वर्ग के वैसिलेटिंग कैरेक्टर से जोड़ती हैं। वैसिलेटिंग मतलब डोलायमान, जो स्थिर ना हो, इधर उधर डोलता रहे। उनके मुताबिक इंडियन बुर्जुआजी ब्रिटिश बुर्जुआजी से कॉन्फ्लिक्ट में भी थी, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, मार्केट शेयर के लिए, और इंडियन लोगों को लीड भी करना चाहती थी अपनी नेशनलिस्ट क्रेडिबिलिटी के लिए। लेकिन वो डरती भी थी। डरती थी किस बात से? इस बात से कि अगर टू रैपिड एडवांस हुआ, अगर क्रांति बहुत तेज हो गई, तो कहीं उनकी अपने क्लास प्रिविलेजेस भी इंपीरियलिस्ट के साथ खत्म ना हो जाए। ओह, ओके। इसको आप आज के मिडिल क्लास के डिलेमा से कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत से लोग होते हैं जो सिस्टम से खुश नहीं है, स्टेटस को क्रिटिसाइज करते हैं, बदलाव चाहते हैं, लेकिन जब एकदम रैडिकल चेंज की बात आती है तो डर लगता है कि कहीं जो थोड़ा बहुत हमारे पास है, जॉब सिक्योरिटी, सोशल स्टैंडिंग, थोड़ी सी प्रॉपर्टी, वो भी ना चला जाए। तो वो आगे बढ़ना भी चाहते हैं पर बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। हाँ, ये बात तो है। एक कंफर्ट जोन बन जाता है। बिल्कुल। दत्त के हिसाब से कांग्रेस लीडरशिप का कैरेक्टर कुछ ऐसा ही था। और दत्त के हिसाब से कांग्रेस का ये रोल एज एन ऑर्गन ऑफ अपोजिशन टू रियल रेवोल्यूशन, यानी वायलेंट रेवोल्यूशन को रोकने वाला टूल, ये गांधी जी से शुरू नहीं हुआ। अक्सर लोग यही मानते हैं ना कि गांधी ने नॉन वायलेंस पर इतना जोर देकर क्रांति को रोका था। नहीं, दत्त कहती हैं कि ये प्रिंसिपल तो कांग्रेस में इंपीरियलिज्म ने शुरू से ही डाल दिया था। इसका इंटेंडेड ऑफिशियल रोल ही यही था शुरू से। गांधी ने बस उसको कंटिन्यू किया या उसको एक नया, ज्यादा इफेक्टिव रूप दिया अपने तरीके से। और इस ड्यूअल रोल का कल्मिनेशन, इसका अंतिम परिणाम क्या था दत्त के लिए? वो था माउंटबेटन सेटलमेंट के साथ फाइनल कैप्चुलेशन, आत्मसमर्पण, यानी 1947 का पार्टीशन और ट्रांसफर ऑफ पावर, जिसे दत्त और उनके जैसे लेफ्ट थिंकर्स एक तरह का कॉम्प्रोमाइज या ब्रिटिश के सामने सरेंडर मानते थे, वो उसको असली क्रांति नहीं मानते थे। अच्छा, ये तो ही लेफ्ट की बात। लाजपत राय ने इसे मॉडरेट्स को अटैक करने के लिए यूज किया, जबकि दत्त ने पूरे कांग्रेस सिस्टम को ही फंडामेंटली कॉम्प्रोमाइज बताया, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस और बुर्जुआजी कैरेक्टर के कारण। दोनों क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन एंगल अलग है। एक इंटरनल कांग्रेस पॉलिटिक्स पर फोकस कर रहा है, दूसरा पूरे सिस्टम के क्लास कैरेक्टर पर। अब आते हैं एकदम अलग पर्सपेक्टिव पर, एमएस गोलवलकर और आरएसएस का व्यू। उन्होंने इस मिथ को कैसे यूज किया? ये तो एक कंप्लीटली डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। हाँ, ये भी बड़ा फैसिनेटिंग है कि कैसे सेम थ्योरी को एक बिल्कुल अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। हम बात कर रहे हैं 1939 की, जब आरएसएस के सरसंघचालक एमएस गोलवलकर ने भी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को कांग्रेस पर अटैक करने के लिए यूज किया। लेकिन उनका एंगल बिल्कुल अलग था। उनका मुद्दा था सेक्युलरिज्म और नेशनलिज्म की परिभाषा। सेक्युलरिज्म? हाँ, अपने एक पैम्फलेट वी में गोलवलकर ने इस बात पर कंप्लेन की, नाराजगी जताई कि हिंदू नेशनल कॉन्शियसनेस को, हिंदू राष्ट्रीय चेतना को उन लोगों ने नष्ट कर दिया है जो नेशनलिस्ट्स होने का दावा करते हैं। इशारा कांग्रेस लीडर्स की तरफ था। और कैसे नष्ट किया? डेमोक्रेसी के नोशंस को बढ़ावा देकर और इस परवर्स नोशन, विकृत विचार को बढ़ावा देकर कि हमारे पुराने हमलावर और दुश्मन यानी मुस्लिम्स का हिंदूज के साथ कुछ कॉमन है, उनके हित एक हैं। उनके लिए ये विचार ही गलत था, अननेचुरल था। तो उनका कहना था कि इससे ट्रू नेशनैलिटी, जो उनके हिसाब से अनिवार्य रूप से हिंदू नेशनैलिटी थी, वो कमजोर हो रही है कांग्रेस की पॉलिसी से। बिल्कुल। गोलवलकर ने कहा कि इस परवर्स नोशन के कारण हमने अपने दुश्मनों को दोस्त बना लिया है और अपने ही हाथों से ट्रू नेशनैलिटी को अंडरमाइन कर रहे हैं, उसको कमजोर कर रहे हैं। उनके मुताबिक इंडिया में लड़ाई सिर्फ इंडियंस यानी हिंदूज और ब्रिटिश के बीच नहीं थी। उन्होंने कहा ये एक ट्रायंगुलर फाइट थी। हिंदूज एक तरफ मुस्लिम से लड़ रहे थे अपने एग्जिस्टेंस और कल्चर के लिए, उनके व्यू पॉइंट से, और दूसरी तरफ ब्रिटिश से लड़ रहे थे पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए।
ये उनका सिचुएशन का इंटरप्रिटेशन था। ओके, ट्रायंगुलर फाइट। और इस डीनेशनलाइजेशन के लिए, इस हिंदू कॉन्शियसनेस को कमजोर करने के लिए उन्होंने कांग्रेस की फाउंडेशन को जिम्मेदार ठहराया। सेफ्टी वॉल थ्योरी को इससे कैसे जोड़ा उन्होंने? ये कनेक्शन थोड़ा क्लियर करें। हाँ, कनेक्शन बड़ा सीधा बनाया उन्होंने। गोलवोल्कर ने कहा कि हिंदूज को इस डीनेशनलाइजेशन के रास्ते पर ले जाने वाले वो एम्स एंड पॉलिसीज थे जो A.O. ह्यूम, विलियम वेडबर्न और हेनरी कॉटन, ये सब शुरुआती कांग्रेस से जुड़े थे, नॉन इंडियंस थे, ने 1885 में बनाए थे। अच्छा। अब यहाँ पे सेफ्टी वॉल्व थ्योरी आती है। उनके हिसाब से जो कांग्रेस उन्होंने यानी ब्रिटिश ने ह्यूम के जरिए एक सेफ्टी वॉल्व के तौर पे बनाई थी। किस चीज के लिए? सीदिंग नेशनलिज्म, उबलते हुए राष्ट्रवाद के लिए। लेकिन गोलवलकर के लिए ये नेशनलिज्म क्या था? ये हिंदू नेशनलिज्म था। तो उनके मुताबिक कांग्रेस एक खिलौने टॉय की तरह थी जो जागते हुए जायंट यानी हिंदू राष्ट्र को नींद में सुला दे। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो नेशनल कॉन्शियसनेस, जिसका मतलब उनके लिए था हिंदू कॉन्शियसनेस, को डिस्ट्रॉय करे, उसको सेक्युलरिज्म और मुस्लिम अपीजमेंट से डाइल्यूट कर दे। और गोलवलकर का कंक्लूजन था कि ये प्लान ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से एक सक्सेस रही है। कांग्रेस ने वही काम किया जो ब्रिटिश चाहते थे, हिंदू आइडेंटिटी को कमजोर करना। कमाल है। तो यहाँ गोलवलकर के व्यू पॉइंट से सेफ्टी वॉल्व का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन को रोकना नहीं था, बल्कि एक तरह से कल्चरल या नेशनल कॉन्शियसनेस, जिसे वो हिंदू कॉन्शियसनेस मानते थे, को भी गलत दिशा देना, उसको डीनेशनलाइज करना था। ये तो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का एक बिल्कुल ही अलग इंटरप्रिटेशन है जो शायद कम सुना जाता है। हाँ, बिल्कुल। लाजपत राय और दत्त पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंगल से देख रहे थे, गोलवलकर ने उसको कल्चरल रिलीजियस एंगल दे दिया। एग्जैक्टली। उनके लिए सेफ्टी वॉल्व का पर्पस था हिंदू कंसोलिडेशन को रोकना और एक कॉम्पोजिट इंडियन आइडेंटिटी को प्रमोट करना, जिससे वो आर्टिफिशियल और हार्मफुल मानते थे। ठीक है, अब एक आखिरी पर्सपेक्टिव रह गया लिबरल्स का। C.F. एंड्रूज और गिरजा मुखर्जी का जिक्र है सोर्स में। उनका क्या कहना था इस थ्योरी पर? वो तो कांग्रेस के सपोर्टर थे शायद। हाँ, एंड्रूज और मुखर्जी लिबरल्स थे और कांग्रेस के प्रति सिंपैथेटिक थे, और उन्होंने भी सेफ्टी वॉल थ्योरी को पूरी तरह एक्सेप्ट किया। अपनी 1938 की वर्क द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द कांग्रेस इन इंडिया, वो इस थ्योरी को डिस्कस करती हैं और वो इससे खुश थीं। खुश थीं? हाँ, उनके लिए ये कोई नेगेटिव चीज नहीं थी। क्यों खुश थीं? क्योंकि इसने उनके मुताबिक यूजलेस ब्लडशेड, व्यर्थ खून खराबा को अवॉइड करने में मदद की। उनके लिए ये एक पॉजिटिव चीज थी कि कांग्रेस ने एक पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता प्रोवाइड किया जिससे पोटेंशियल वायलेंस टल गई। अच्छा, तो उन्होंने इसको पॉजिटिव लाइट में देखा। जैसे कभी घर में कोई बड़ा झगड़ा होने वाला हो प्रॉपर्टी को लेकर या किसी और बात पर, और कोई समझदार बुजुर्ग या रिश्तेदार बीच में पड़कर दोनों पार्टीज को बैठाकर समझौता करवा दे। शायद दोनों को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, लेकिन मार पीट कोर्ट कचहरी से बच जाते हैं। तो कुछ लोग कहने ना कि चलो अच्छा हुआ, समझदारी से काम लिया, बात बढ़ने से रुक गई, घर की शांति बनी रही। हाँ। लिबरल्स का व्यू कुछ ऐसा ही था शायद कांग्रेस की फाउंडेशन को लेकर। बिल्कुल सही एनोलॉजी है। लिबरल्स का व्यू कुछ ऐसा ही था। वो इसे ब्रिटिश स्टेटक्राफ्ट की समझदारी कि उन्होंने सिचुएशन को संभाल लिया, और कांग्रेस के अर्ली लीडर्स की प्रैग्मेटिज्म कि उन्होंने प्रैक्टिकल रास्ता चुना के तौर पर देखती थी। उनके लिए ह्यूम एक विजनरी थे और कांग्रेस का फॉर्मेशन एक वाइज स्टेप था जो इंडिया को केओस से बचाकर एक ग्रेजुअल पीसफुल पॉलिटिकल इवोल्यूशन के पाथ पर ले गया। तो ये मिथ इतना पॉपुलर क्यों रहा आखिर? हमने देखा एक्सट्रीमिस्ट, लेफ्टिस्ट, राइट विंग, आरएसएस रिप्रेजेंटेड बाय गोलवालकर, लिबरल्स, इतने अलग अलग ऑफन अपोजिंग पॉलिटिकल ग्रुप्स, सब इसको अपने अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। ये काफी सरप्राइजिंग है कि एक ही थ्योरी सबके काम आ रही थी। सही बात है। ये अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फिनोमिनन है। सोर्स बताता है कि 1947 से पहले भी और बाद में भी ढेरों एकेडमिक स्कॉलर्स और हंड्रेड्स ऑफ पॉपुलर राइटर्स ने इस मिथ के अलग अलग वर्जन्स को रिपीट किया है, टेक्स्ट बुक्स में, आर्टिकल्स में, स्पीचेस में। शायद इसलिए क्योंकि ये एक सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन देता था कांग्रेस के ओरिजिन्स का। देखिए, कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल प्रोसेसेस को समझना मुश्किल होता है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सोशल फोर्सेस, इकोनॉमिक चेंजेस, इंडिविजुअल एक्शंस। उसके मुकाबले एक सीधी सादी कहानी कि वाइसरॉय ने एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर के साथ मिलकर एक सीक्रेट प्लान बनाया ताकि रेवोल्यूशन रुक जाए, ये लोगों को आसानी से समझ आ जाती है। इट्स ए नीट नैरेटिव। और शायद इसलिए भी कि ये पॉलिटिकली बहुत कन्वीनियंट थी। हाँ, बिल्कुल। जैसा हमने डिटेल में डिस्कस किया,
अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को ये अपने नैरेटिव में फिट करने में बहुत आसान लगा। अगर आपको कांग्रेस को क्रेडिट देना है वायलेंस रोकने का, तो आप लिबरल इंटरप्रिटेशन यूज कर सकते हैं। अगर आपको कांग्रेस को डिस्क्रेडिट करना है, ये दिखाना है कि वो शुरू से ही ब्रिटिश टूल थी या कॉम्प्रोमाइज थी, तो आप एक्सट्रीमिस्ट या लेफ्टिस्ट इंटरप्रिटेशन यूज कर सकते हैं। अगर आपको कांग्रेस को हिंदू विरोधी या स्यूडो नेशनलिस्ट दिखाना है, तो गोलवलकर वाला इंटरप्रिटेशन काम आ सकता है। इस मिथ ने हर किसी को अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट पर अटैक करने का एक रेडीमेड वेपन दे दिया, और इसने कांग्रेस के कैरेक्टर और उसके काम को लेकर आम लोगों की सोच को भी काफी हद तक शेप किया है, और ये बहस आज भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में चलती रहती है। तो ये थी सेफ्टी वॉल थ्योरी की कहानी, अलग अलग नजरियों से पेश की गई। लाला लाजपत राय के एक्सट्रीमिज्म से लेकर आर पालमेदत्त के लेफ्ट विंग एनालिसिस तक, एमएस गोलवलकर के राइट विंग क्रिटिक और लिबरल्स के पॉजिटिव व्यू पॉइंट तक, हर किसी ने इस थ्योरी को अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया, अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए इस्तेमाल किया। एक ही कहानी के कितने रंग। बिल्कुल। लेकिन ये सब इंटरप्रिटेशन सुनने के बाद सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या इस बहुल प्रचलित वाइडली सर्कुलेटेड मिथ में कोई सच्चाई है भी? क्या लॉर्ड डफरिन और एओ ह्यूम के बीच सच में ऐसी कोई सीक्रेट डील हुई थी, जैसा दत्त ने कहा? क्या सच में 1885 में कोई इमिनेंट वायलेंट रेवोल्यूशन होने ही वाला था, जिसे कांग्रेस ने मिरेक्युलसली रोक दिया? हाँ, ये सवाल तो बनता है। हिस्टोरिकल एविडेंस क्या कहता है इस बारे में? अगर ये सिर्फ एक मिथ है, तो फिर कांग्रेस के फॉर्मेशन की असल वजह क्या थी? क्या ये सिर्फ एक कन्वीनियंट पॉलिटिकल टूल था, या इसमें कुछ सच्चाई भी है? इन सवालों पर और गहरी चर्चा करनी होगी। बिल्कुल, हिस्टोरिकल एविडेंस को एग्जामिन करना तो बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बिपिन चंद्रा इस मिथ को कैसे चैलेंज करते हैं, इसके खिलाफ क्या आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, और कांग्रेस के फॉर्मेशन के पीछे के असली कारण क्या बताते हैं। ठीक है, चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलट रहे हैं जिस पर बहुत बहस हुई है, खासकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत को लेकर। वो एक कहानी चलती है ना, सेफ्टी वॉल थ्योरी, सुना तो हो गई कि भाई कांग्रेस को अंग्रेजों ने ही बनवाया था, एक तरह का जुगाड़ कह लीजिए, ताकि हम हिंदुस्तानियों का जो बढ़ता हुआ गुस्सा था वो एक कंट्रोल्ड तरीके से बाहर निकल जाए। जैसे प्रेशर कुकर की सीटी होती है ना, अगर सीटी ना हो तो प्रेशर बढ़ते बढ़ते कुकर फट सकता है, क्रांति हो सकती थी। तो बस क्रांति रोकने के लिए सीटी लगा दी, कांग्रेस बना दी। हाँ, और इस पूरी थियोरी का, इस कहानी का सबसे बड़ा सबूत, जिसे बिल्कुल पुख्ता माना जाता था, वो थे एओ ह्यूम, कांग्रेस के संस्थापकों में से एक, कि वो 7 रहस्यमयी वॉल्यूम्स यानी मोटी मोटी जिल्द वाली किताबें या फाइलें, हाँ वो समझ लीजिए। कहानी ये बुनी गई कि ह्यूम साहब ने 1878 की गर्मियों में शिमला की ठंडी वादियों में बैठकर बड़ी गंभीरता से ये गुप्त रिपोर्ट्स पढ़ी थी, एकदम किसी जासूसी नॉवेल की तरह, जैसे कोई टॉप सीक्रेट फाइल पढ़ी जा रही हो। अच्छा, और क्या था इन रिपोर्ट्स में ऐसा खतरनाक? यही कि भाई आम जनता में, खासतौर पर जो लोअर क्लासेस हैं, गरीब लोग, उनमें जबरदस्त बेचैनी फैली हुई है, अंदर ही अंदर गुस्सा उबल रहा है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सीविंग डिस्कंटेंट। और सिर्फ गुस्सा ही नहीं, बल्कि एक भयानक साजिश भी चल रही है अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंकने की, और वो भी वायलेंस से, हिंसा के जरिए, बम बंदूक वाला मामला समझ लीजिए। तो जब ह्यूम ने ये रिपोर्ट्स पढ़ी तो उनके तो होश ही उड़ गए होंगे। इसी डर से उन्होंने सोचा कि भाई इस उबलती प्रेशर को निकलने के लिए एक सेफ्टी वॉल बनाना बहुत ज़रूरी है, वरना धमाका हो जाएगा। और वही सेफ्टी वॉल बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में सामने आया। बिल्कुल यही कहानी, और ये कोई 1-2 साल नहीं, ये कहानी दशकों तक चली। इतिहास की किताबों में पढ़ाई गई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी गई, आम बातचीत में दोहराई गई कि देखो जी, कांग्रेस तो अंग्रेजों की ही चाल थी, हमें शांत रखने का एक तरीका। लेकिन आज हम इसी कहानी की, इसी मिथक की परतें उधेड़ने वाले हैं। ये 7 वॉल्यूम्स असल में थे क्या? क्या ये वाकई कोई सरकारी दस्तावेज थे, जैसे सीआईडी की रिपोर्ट्स या होम डिपार्टमेंट की फाइलें, या फिर मामला कुछ और ही था? पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा था? चलिए आज इस रहस्य की तह तक चलते हैं, देखते हैं कि ये सबूत कितना मजबूत है। सही बात है। तो ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? ये वॉल्यूम्स वाली बात आई कहाँ से आखिर? ये मामला शुरू हुआ 1913 में। एक अंग्रेज अफसर थे, विलियम वेदरबर्न। वो आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस में थे, जो उस जमाने की आईएएस समझ लीजिए। उन्होंने एओ ह्यूम की बायोग्राफी यानी जीवनी लिखी,
उस किताब में वेडरबर्न ने ह्यूम के किसी पुराने बिना तारीख वाले मेमोरेंडम, मतलब एक तरह के नोट या याददाश्त का जिक्र किया। बस इसी मेमो को पढ़कर हमारे कुछ बड़े राष्ट्रवादी नेताओं जैसे लाला लाजपत राय ने ये नतीजा निकाला कि हाँ भाई, ये सेफ्टी वॉल वाली थियोरी तो बिल्कुल सही लगती है। हाँ बिल्कुल, लाला जी ने अपनी किताब यंग इंडिया में वेडरबर्न की किताब से ह्यूम के उस मेमो का एक लंबा हिस्सा कोट किया। और उसमें ह्यूम ने क्या लिखा था, जरा गौर फरमाइए। ह्यूम के हवाले से लिखा गया कि उन्हें कई बड़े वॉल्यूम्स दिखाए गए जी, जिनमें हजारों की संख्या में एंट्रीज थीं, कुछ ओरिजिनल थी, कुछ का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन या समरी थी। जी। ये रिपोर्ट्स देसी भाषाओं में थीं और देश के अलग अलग जिलों से आई थीं। मतलब एक तरह से पैन इंडिया खुफिया जानकारी का खजाना। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये कि ह्यूम ने कथित तौर पर दावा किया कि ये रिपोर्ट्स 30,000 से ज्यादा अलग-अलग रिपोर्टरों से आई थीं। अरे 30,000 रिपोर्टर! जरा सोचिए, 1870 के दशक में 30,000 जासूस या मुखबिर, ये नंबर तो आज के डिजिटल युग में भी किसी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए बहुत बड़ा लगता है। उस जमाने में इतने लोग कहाँ से आ गए? और इन रिपोर्ट्स में लिखा क्या था? कोई बड़ी राजनीतिक बातें नहीं, बल्कि बिल्कुल जमीनी हकीकत, गरीब निचले तबके के लोगों की आपसी बातचीत, कि वो कितने हताश हैं, कितने डेस्परेट हैं। उन्हें लगता है कि वो भूखे मर जाएंगे, उनकी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं बची है, और अब वो कुछ करना चाहते हैं, एक दूसरे का साथ देकर कुछ बड़ा कदम उठाना चाहते हैं। और ये कुछ करने का मतलब साफ तौर पर हिंसा था, विद्रोह था। बिल्कुल। और ह्यूम को सिर्फ गरीबों के इस गुस्से से ही डर नहीं था, उन्हें ये भी डर सता रहा था कि कुछ पढ़े लिखे लोग जो एजुकेटेड क्लास थी और सरकार की नीतियों से खासे नाराज थे, वो इस गरीबों के गुस्से वाले आंदोलन में लीडर बनकर कूद पड़ेंगे। वो इसे ऑर्गेनाइज करेंगे, दिशा देंगे और फिर इसे एक बड़े पैमाने पर नेशनल रिवोल्ट यानी राष्ट्रीय विद्रोह में बदल देंगे। लाला लाजपत राय ने इसी बात को पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि देखो, ह्यूम भले ही दिल से हिंदुस्तान की आज़ादी पसंद करते हों, लिबर्टी के समर्थक हों, लेकिन थे तो आखिर अंग्रेज, अपने देश के भक्त। जैसे ही उन्होंने देखा कि अंग्रेजी राज पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, एक भयानक विपत्ति आने वाली है, उन्होंने फौरन इस खतरे को टालने के लिए सेफ्टी वॉल्व यानी कांग्रेस बनाने का प्लान बनाया। और फिर तो ये कहानी चल निकली। जैसे आजकल होता है ना, व्हाट्सएप पर कोई मैसेज या खबर फॉरवर्ड होते होते अपना रूह भी बदल लेती है। असली बात कुछ और होती है और आगे बढ़ते बढ़ते वो कुछ और ही बन जाती है। बिल्कुल वैसा ही इन वॉल्यूम्स के साथ हुआ लगता है। लाला जी ने तो शायद सिर्फ वॉल्यूम्स ही कहा था, लेकिन 1933 आते आते गुरमुख निहाल सिंह ने अपनी किताब में इन्हें सीधे सीधे सरकारी रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स का दर्जा दे दिया। हाँ, कहानी यही नहीं रुकी। इसके बाद एंड्रूज और मुखर्जी नाम के लेखकों ने इसमें और मिर्च मसाला लगाया। उन्होंने कहा कि ये कोई आम सरकारी रिपोर्ट्स नहीं थीं, बल्कि सीआईडी यानी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, जो उस समय की खुफिया पुलिस जैसी थी, कि सीक्रेट रिपोर्ट्स थीं। और ये ह्यूम को उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी में यानी एक सरकारी अफसर होने के नाते मिली थी। फिर आए आर पैलमे दत्त, एक जाने माने मार्क्सवादी इतिहासकार। उन्होंने तो इस कहानी को जैसे लोहे की कील की तरह ठोक दिया। अपनी प्रभावशाली किताब इंडिया टुडे में उन्होंने लिखा, ये वॉल्यूमिनस सीक्रेट पुलिस रिपोर्ट्स थीं जो ह्यूम को एक अधिकारी होने के नाते मिली। बस बात पक्की हो गई, अब कौन सवाल उठाता। और कमाल की बात देखिए, जैसा कि स्रोत बताते हैं, आरसी मजूमदार और ताराचंद जैसे हमारे देश के इतने बड़े बड़े सम्मानित माने हुए इतिहासकारों ने भी इस बात को लगभग सच मान लिया। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई गहरी छानबीन की हो, बस जो पहले लिखा जा चुका था उस पर भरोसा कर लिया। इससे पता चलता है कि ये कहानी कितनी गहरी जड़ें जमा चुकी थी भारतीय अकादमिक जगत में और पब्लिक ओपिनियन में भी। इतनी गहरी कि 1950 के दशक में जब देश आज़ाद हो चुका था, कई इतिहासकार और रिसर्च स्कॉलर्स, मजे की बात यह है कि उस वक्त मैं भी उनमें शामिल थी, अपनी रिसर्च के शुरुआती दिनों में दिल्ली में नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के चक्कर काट रहे थे। सब उन 7 रहस्यमयी वॉल्यूम्स को ढूंढने में जुटे थे। घंटों धूल भरी फाइलों में सिर खपाया जा रहा था। जब महीनों की मशक्कत के बाद भी कुछ नहीं मिला, तो जानते क्या नतीजा निकाला गया? यही कि अंग्रेज सरकार जाते जाते इन खतरनाक सबूतों को नष्ट कर गई होगी ताकि उनकी पोल न खुले। टिपिकल ब्लेमिंग गेम। जैसे घर में कोई चीज न मिले तो छोटे भाई बहन पे इल्जाम लगा दो कि तुमने ही गायब की होगी। किसी ने ये सोचने की जहमत नहीं उठाई कि शायद ऐसी कोई सरकारी फाइलें कभी थी ही नहीं। ओके,
लेट्स अनपैक दिस। मतलब कहानी तो बड़ी मजेदार बना दी गई, पर थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं, थोड़ा लॉजिक इस्तेमाल करें तो क्या ये बातें हजम होती हैं? पहला और सबसे बड़ा सवाल। साल था 1878 जब ह्यूम ने कथित तौर पर ये रिपोर्टें पढ़ीं। उस वक्त ह्यूम साहब थे कौन? किस पद पर थे? वो थे सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स। मतलब उनका काम लगान, खेतीबाड़ी और व्यापार से जुड़े मामलों को देखना था। अब आप ही बताइए, इस विभाग के सेक्रेटरी का होम डिपार्टमेंट, जो कानून व्यवस्था और खुफिया जानकारी देखता था, या सीआईडी की टॉप सीक्रेट फाइलों से क्या लेना देना? ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे आजकल कोई कॉमर्स मिनिस्टर अचानक रॉ या आईबी की सीक्रेट फाइलें मंगवाकर पढ़ने लगे। क्या ये लॉजिकल लगता है? एग्जैक्टली ये पॉइंट सोचने वाला है। उस जमाने में सरकारी काम आज से भी ज्यादा डिपार्टमेंटलाइज्ड होता था। और दूसरी बात जो और भी मजेदार है, उस वक्त होम डिपार्टमेंट की ज्यादातर अहम फाइलें दिल्ली या कलकत्ता में होती थीं, जबकि ह्यूम साहब 1878 की गर्मियों में शिमला में थे। तो क्या ये 7 भारी भरकम वॉल्यूम्स किसी स्पेशल डिलीवरी सर्विस से शिमला भेजे गए थे? इट वॉजंट लाइक ऑर्डरिंग डॉक्यूमेंट्स ऑन Amazon प्राइम बैक देन। और सोचिए, वो 30,000 रिपोर्टर कहाँ से आए इतने लोग भाई? उस वक्त पूरी ब्रिटिश इंडियन इंटेलिजेंस मशीनरी में सारे जासूस, मुखबिर, पुलिस वाले मिलाकर भी शायद कुछ 100 लोग रहे होंगे। 30,000 का आंकड़ा तो बिल्कुल ही अविश्वसनीय लगता है। ये तो ऐसा है जैसे आज कोई कहे कि उसने भारत के हर गली मोहल्ले में अपना एक पर्सनल जासूस रखा हुआ है। मजाक ही लगेगा ना? हाँ, और सबसे बड़ा लॉजिक का पॉइंट, जिसे लाला लाजपत राय ने भी अपनी किताब में नोट किया था, पर शायद उसकी अहमियत को पूरी तरह समझा नहीं। अगर 1878 में ही अंग्रेज सरकार को इतने बड़े और हिंसक राष्ट्रीय विद्रोह के खतरे का पक्का पता चल गया था, तो फिर उन्होंने कांग्रेस जैसी सेफ्टी वॉल संस्था बनाने के लिए 1885 तक, यानी पूरे 7 साल का लंबा इंतजार क्यों किया? क्या अंग्रेज सरकार इतनी लापरवाही या सुस्त थी कि देश में नेशनल रिवोल्ट का अलार्म बज रहा है और वो 7 साल तक बस मीटिंगें करती रहीं, चाय बिस्किट खाती रहीं? ये तो हमारे यहाँ के सरकारी प्रोजेक्ट्स वाला डिले लग रहा है कि आज खतरा पता चला है, 7 साल बाद कमेटी बनेगी, फिर 10 साल बाद एक्शन होगा। ये बात गले नहीं उतरती। ये सारे सवाल बिल्कुल वाजिब हैं और चीख कर कह रहे थे कि कहानी में कुछ गड़बड़ है। बस जरूरत थी कि इतिहासकार इन तथाकथित सबूतों को जरा ध्यान से, आलोचनात्मक नजरिए से परखते, थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करते। लेकिन ऐसा लगता है कि एक बार कहानी चल पड़ी तो सब उसी गाड़ी में सवार हो गए। दे वर टेकन फॉर अ राइड। बस एक ने कहा, दूसरे ने मान लिया, तीसरे ने उससे और बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया और मिथक सच बन गया। Here's where it gets really interesting. अब आते हैं कहानी के असली ट्विस्ट पर। अगर इतिहासकारों ने सिर्फ लाला लाजपत राय या आर पाल्मेदत्त की किताबों में दिए गए कोटेशंस पर ही भरोसा न करके विलियम वेडरबर्न की वो ओरिजिनल बायोग्राफी, ह्यूम की जीवनी पूरी पढ़ी होती, ध्यान से पढ़ी होती, तो सारा राज शायद वहीं खुल जाता। क्योंकि जिन पन्नों पर पेज 80-81 वो 30,000 रिपोर्टर्स वाली विस्फोटक बात कोट की गई है, उसी के आसपास, उससे ठीक पहले वाले पन्नों पेज 78-80 और ठीक बाद वाले पन्नों पेज 82-83 पर वेडरबर्न ने काफी साफ साफ बताया है कि ये वॉल्यूम्स असल में थे क्या और ह्यूम को ये जानकारी मिली कहां से थी। कॉन्टेक्स्ट इज की। सही कहा। उस सेक्शन की हेडिंग ही थी इंडियन रिलीजियस लीडर्स, यानी भारतीय धार्मिक नेता। कोई सरकारी विभाग या सीआईडी नहीं। वेडरबर्न साफ लिखती हैं कि आने वाले खतरे की जो चेतावनी ह्यूम को मिली थी, वो एक बहुत खास स्रोत, अ वेरी स्पेशल सोर्स से आई थी। और वो स्रोत कौन थे? वो थे भारत भर में फैले हुए धार्मिक जीवन को समर्पित नेता और उनके अनुयायी। सीधे शब्दों में कहें तो गुरुओं से। गुरु मतलब पुलिस या सीआईडी के जासूस नहीं, बल्कि साधु संत, आध्यात्मिक गुरु टाइप के लोग। ये तो पूरी कहानी पलट गई। मतलब सरकारी खुफिया रिपोर्ट नहीं, बल्कि गुरुओं के प्रवचन या संदेश। हाँ बिल्कुल यही। ह्यूम ने खुद अपने उस मेमो में, जिसे वेडरबर्न ने कोट किया है, लिखा था कि उन्हें ये जानकारी भारत में फैले गुप्त अर्ध धार्मिक संगठनों, सीक्रेट क्वाजी रिलीजियस ऑर्डर्स से मिली थी, जिनके लाखों सदस्य थे। इन संगठनों के मुखिया होते थे गुरु। वेडरबर्न उन्हें उच्चतम कोटि के लोग बताती हैं, जिन्होंने सांसारिक इच्छाओं को त्याग दिया है और जिनका लक्ष्य सिर्फ परम सत्य या हाईएस्ट गुड की प्राप्ति है। और ये गुरु अपने चेलों या शिष्यों के विशाल नेटवर्क के जरिए जमीनी हकीकत से कि आम जनता में क्या सुगबुगाहट चल रही है पूरी तरह वाकिफ रहते थे। उनका जनमत बनाने में भी बड़ा प्रभाव था। वेडरबर्न के अनुसार लॉर्ड लिटन के वाइसरॉय काल के अंत में ह्यूम ऐसे ही कुछ प्रभावशाली गुरुओं के संपर्क में आए थे।
लेकिन सवाल ही उठता है कि ये गुरु लोग एक अंग्रेज सरकारी अफसर एओ ह्यूम के पास क्यों आए? अपनी सीक्रेट जानकारी उन्हें क्यों दी? वेंडरबर्न इसके दो मुख्य कारण बताती हैं। पहला कि ह्यूम खुद पूर्वी धर्मों, ईस्टर्न रिलीजन्स और दर्शन के गंभीर छात्र थे। उनकी इनमें गहरी रुचि थी, तो शायद गुरुओं को लगा कि ये हमारी बात समझेंगे। दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण कारण ये था कि इन गुरुओं को खुद डर सता रहा था कि देश भर में जो अशांति, अनरेस्ट और बेचैनी फैल रही है, वो कहीं नियंत्रण से बाहर होकर एक भयानक विस्फोट, टेरिबल आउटब्रेक का रूप न ले ले, जिससे बेगुनाहों का खून बहेगा। उन्हें लगा कि ह्यूम जैसा व्यक्ति जिसकी सरकार में पहुंच है, शायद इस आने वाली महाविनाश को टालने में मदद कर सकता है। ह्यूम ने मेमो में लिखा भी, दिस इज हाउ द केस वॉज पुट टू मी, यानी गुरुओं ने मामला मेरे सामने इस तरह रखा था। तो वो 7 वॉल्यूम्स शायद इन्हीं गुरुओं द्वारा दी गई जानकारी का संकलन थे, ना कि सरकारी रिपोर्ट्स। अच्छा, तो वो जो 30,000 रिपोर्टर वाली बात थी, वो असल में इन गुरुओं के चेले या अनुयायी थे? हजारों गुरु और लाखों चेले, ये तो आजकल के कुछ पॉपुलर बाबा और उनके फॉलोअर्स के नेटवर्क जैसा साउंड कर रहा है। जैसे उनके भक्त हर जगह फैले होते हैं और उन तक हर खबर पहुंचाते हैं। बस ये वाला नेटवर्क ज्यादा गुप्त और रहस्यमयी था। हाँ, कुछ वैसा ही समझ सकती हैं। और ह्यूम ने इन चेलों की बातों पर, उनकी रिपोर्ट्स पर इतना भरोसा क्यों किया? उन्हें क्यों लगा कि ये जानकारी बिल्कुल सच्ची और सटीक होगी? क्योंकि ह्यूम के मुताबिक ये चेले कोई आम लोग नहीं थे। वो विशेष प्रतिज्ञाओं, स्पेशल वाउस से बंधे थे। वो गुप्त ज्ञान, सीक्रेट नॉलेज के ज्ञाता थे। और सबसे खास बात, वो किसी एक धर्म या पंथ के नहीं, बल्कि सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनके लीडर यानी गुरु भी किसी एक धर्म के पैरोकार नहीं थे, बल्कि सभी धर्मों के सार को समझने वाले थे। ह्यूम की नज़र में ये लोग आम दुनियादारी, स्वार्थ और झूठ से ऊपर उठे हुए थे, इसलिए उनकी बात पर यकीन न करने का कोई कारण नहीं था। पर एक मिनट, अगर उस जमाने में ऐसे लाखों चेले और हजारों रहस्यमयी पहुंचे हुए गुरु सच में थे, जिनका इतना बड़ा सीक्रेट नेटवर्क था, तो भारत में किसी और को, किसी दूसरे नेता को, किसी इतिहासकार को या आम जनता को इनके बारे में पता क्यों नहीं चला? जैसे आजकल तो गली गली में बाबा और उनके आश्रम मिल जाते हैं, उनके बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, मीडिया कवरेज होती है। इन गुरुओं का कोई अता पता क्यों नहीं था? ये कहाँ छुपे हुए थे? ह्यूम ने इसका भी जवाब दिया है अपने मेमो में। उनके मुताबिक परम गोपनीयता, एब्सोल्यूट सीक्रेसी ही उनके संगठन और जीवन का मूल मंत्र था। वो बिल्कुल पर्दे के पीछे रहकर गुप्त रूप से काम करते थे, दुनिया की नजरों से दूर। उन्होंने ह्यूम से संपर्क भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि देश एक बड़ी तबाही के कगार पर है और इसे टालना जरूरी है, वरना वो कभी सामने नहीं आते। Sounds like a plot from a Dan Brown novel or a spy thriller, doesn't it? गुप्त संगठन, रहस्यमयी गुरु, लाखों अदृश्य चेले जो देश का भविष्य बदलने ही ताकत रखते हैं। इसे तो बिल्कुल ही अलग। पर चलो, एक पल के लिए मान लेते हैं कि ह्यूम को ऐसा ही लगा होगा। उन्होंने गुरुओं की बात पर यकीन कर लिया होगा। लेकिन लगता है कहानी में एक और परत बाकी है, क्योंकि ऐसा लगता है कि विलियम वेंडरबर्न, जो ह्यूम के दोस्त और बायोग्राफर थे, शायद अपने दोस्त की इज्जत बचाने के लिए या विक्टोरियन इंग्लैंड के माहौल को देखते हुए पूरी सच्चाई नहीं बता रहे थे। उन्होंने अपनी किताब में इन गुरुओं और चेलों को ऐसे पेश किया जैसे वो बस थोड़े ज्ञानी, परोपकारी और गुप्त किस्म के साधारण इंसान थे। What's fascinating here is the next layer. असली मजा तो अब आने वाला है, जब बात के इतिहासकारों ने और गहराई से छानबीन की, खासतौर पे थियोसॉफी, जो 19वीं सदी का एक आध्यात्मिक और गूढ़ विद्या आंदोलन था, जिसमें गुप्त ज्ञान, पूर्वी धर्मों और रहस्यवाद पर जोर दिया जाता था। उससे जुड़े साहित्य को खंगाला। मैडम ब्लवात्स्की, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की सह संस्थापक थीं, उनके लेखन को पढ़ा और उस वक्त के वायसराय लॉर्ड रिपन और लॉर्ड डफरिन के प्राइवेट पेपर्स को देखा, तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि ये गुरु जिनसे ह्यूम संपर्क में थे, उन्हें थियोसॉफिकल सर्कल्स में कोई साधारण इंसान नहीं माना जाता था। मतलब क्या? मतलब एलियंस थे क्या, या कोई मायावी राक्षस हवा में उड़ते थे? क्या चक्कर था? एलियंस नहीं, लेकिन थियोसॉफी और उस तरह के विचारों में विश्वास करने वाले मानते थे कि ये गुरु कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि महात्मा या मास्टर्स थे। माना जाता था कि उन्होंने पूर्वी धार्मिक विचारों,
peculiar Eastern religious thought के विशेष अभ्यास से यानी योग साधना, ध्यान वगैरह के जरिए अद्भुत, अलौकिक, सुपरनैचुरल ऑकल्ट पावर्स हासिल कर ली थी। ऑकल्ट मतलब गूढ़, रहस्यमय शक्तियां। कहा जाता था कि वो हजारों मील दूर बैठे बैठे एक दूसरे से मानसिक रूप से बात कर सकते थे, टेलीपैथी जिसे कहते हैं। वो किसी के भी विचारों को पढ़ सकते थे या प्रभावित कर सकते थे, माइंड कंट्रोल, और वो चाहें तो कहीं भी अदृश्य होकर या अपना सूक्ष्म शरीर भेजकर पहुंच सकते थे। टेलीपैथी, इनविजिबिलिटी, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, द होल पैकेज। बिल्कुल, जैसे आजकल की फैंटेसी फिल्मों या कॉमिक्स में सुपर हीरो करते हैं। अरे बाप रे, सीरियसली। तो मतलब ह्यूम साहब को ये लग रहा था कि उन्हें ये जो देश में विद्रोह होने वाला है, इसकी सीक्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स सीधे सीधे हिमालय में या कहीं गुप्त स्थान पर बैठे सुपर पावर्ड स्पिरिचुअल मास्टर्स यानी महात्माओं से मिल रही हैं। सीआईडी रिपोर्ट नहीं, बल्कि महात्माओं के गुप्त संदेश। ये तो इतिहास कम और कोई फैंटेसी नॉवल या मार्वल की मूवी ज्यादा लग रही है। मतलब ह्यूम को लगा कि उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज टाइप लोगों से इंटेल मिल रहा है। Precisely. This raises an important question, doesn't it? ये एर्कनेतिस, ये जानकारी पूरी कहानी को, पूरे नैरेटिव को ही सिर के बल खड़ा कर देती है। वो 7 रहस्यमयी वॉल्यूम्स, न तो सरकारी रिपोर्ट थे, न पुलिस की फाइलें, और शायद ना ही सिर्फ साधारण गुरुओं के संदेश। वो एक ऐसे स्रोत से मिली जानकारी थी जिसे ह्यूम, जो खुद थियोसफी और अध्यात्म में गहरी रुचि रखते थे, शायद सचमुच अलौकिक महात्माओं का संदेश मान बैठे थे। उन्होंने ऑकल्ट विश्वासों को, यानी अलौकिक शक्तियों और गुप्त ज्ञान वाली बातों को ठोस पॉलिटिकल रियलिटी समझ लिया। ये सोचना भी कितना अजीब है, पर कहीं ना कहीं रिलेटेबल भी लगता है। जैसे आजकल भी हम देखते हैं, समाज में कितने ही लोग, पढ़े लिखे लोग भी, बिना किसी ठोस सबूत या वेरिफिकेशन के किसी भी चमत्कारी बाबा या आध्यात्मिक गुरु की बातों पर आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये बाबा जी तो त्रिकालदर्शी हैं, इन्हें सब पता है। और फिर लोग अपनी जिंदगी के बड़े बड़े फैसले, बिजनेस में पैसा लगाना है, कौन सी नौकरी करनी है, किससे शादी करनी है, सब उन बाबा जी या गुरुजी से पूछकर करते हैं। ह्यूम ने भी शायद कुछ वैसा ही किया, बस उनका स्केल बहुत बड़ा था, देश के भविष्य से जुड़ा हुआ। बिल्कुल सही कनेक्शन है। ये घटना दिखाती है कि विश्वास, चाहे वो राजनीतिक विचारधारा का हो या धार्मिक आध्यात्मिक मान्यताओं का, वो कैसे हमारी हकीकत की समझ को, हमारी रियलिटी की परसेप्शन को मोड़ सकता है, उसे डिस्टॉर्ट कर सकता है। हम वही देखने लगते हैं जिसमें हम विश्वास करना चाहते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये उस सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के तथाकथित ठोस सबूत यानी उन 7 वॉल्यूम्स की बुनियाद पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। जब सबूत की नींव ही इतनी काल्पनिक, इतनी रहस्यमयी, इतनी ऑकल्ट विश्वासों पर टिकी हो, तो उस सबूत पर बनी पूरी थ्योरी कितनी मजबूत हो सकती है। तो ये थी कहानी उन 7 रहस्यमयी वॉल्यूम्स की। कहाँ हम सोच रहे थे कि ये अंग्रेज सरकार की सीक्रेट पुलिस रिपोर्ट्स होंगी, और कहाँ बात पहुंच गई सुपरनैचुरल पावर्स वाले महात्माओं और उनके गुप्त संदेशों तक। इससे यही सबक मिलता है कि कैसे ऐतिहासिक मिथक बनते हैं, कैसे उन्हें बिना परखे बार बार दोहराया जाता है और फिर वो धीरे धीरे सच का रूप ले लेते हैं। यहां तक कि गंभीर इतिहासकारों की किताबों में भी जगह बना लेते हैं। किसी भी स्रोत को, किसी भी कहानी को, खासकर जब वो बहुत सनसनीखेज लगे, तो उसे गहराई से आलोचनात्मक दृष्टि से जांचना परखना कितना जरूरी है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये पूरी पड़ताल हमें एओ ह्यूम की असली मंशा क्या थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के पीछे की वास्तविक कहानी क्या थी, इसे एक बिल्कुल नए और अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। जिस सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का सबसे पुख्ता माने जाने वाला आधार ही इतना संदिग्ध, इतना काल्पनिक, इतना ऑकल्ट विश्वासों पर टिका हुआ निकले, तो फिर उस पूरी थ्योरी पर कितना भरोसा किया जा सकता है? क्या कांग्रेस वाकई में बस अंग्रेजों की एक सोची समझी साजिश थी ताकि क्रांति न हो, या फिर उसके बनने के पीछे और भी गहरे, और भी वास्तविक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण थे जिन्हें इस सेफ्टी वॉल्व की कहानी ने शायद ढक दिया? तो ये तो हुई इन रहस्यमयी वॉल्यूम्स की पड़ताल। अब इस जानकारी के आधार पर चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना से जुड़े दूसरे पहलुओं और तर्कों पर इसका क्या असर पड़ता है। ठीक है, चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी यार, ये कहानी तो एकदम फिल्मी लगती है। सोचो, 1881 में एक ब्रिटिश अफसर एओ ह्यूम, ह्यूम, हाँ, वो मैडम ब्लेवेत्स्की के चक्कर में पड़ जाते हैं
और ये वही ह्यूम है जिनका नाम कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल, और कहानी शुरू होती है यहीं से। ह्यूम, जो एक सीनियर ब्रिटिश अधिकारी थे, वो मैडम हेलेना ब्लोवात्स्की के संपर्क में आते हैं। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी वाली? हाँ वही, थियोसॉफिकल सोसाइटी की को-फाउंडर। और उनका दावा था कि वो तिब्बत में कुछ बहुत ऊंचे दर्जे के आध्यात्मिक गुरुओं के टच में है। अच्छा, तिब्बत। और ये गुरु कौन थे, मतलब क्या खासियत थी इनकी? ब्लोवात्स्की उन्हें महात्मा कहती थी, और ये कोई आम साधु संत नहीं थे उनके हिसाब से। तो फिर? ये एक सीक्रेट ब्रदरहुड का हिस्सा थे, एक गुप्त मंडली जिनके पास जबरदस्त अकल्ट पावर्स थीं। अकल्ट पावर्स मतलब कैसी शक्तियां? मतलब ऐसी शक्तियां कि वो दुनिया में कहीं भी किसी से भी मानसिक रूप से संपर्क साध सकते थे, चीजों को इन्फ्लुएंस कर सकते थे। अरे वाह, तिब्बत के पहाड़ों में बैठे बैठे ग्लोबल कनेक्शन, ये तो मतलब आज के व्हाट्सएप से भी तेज लग रहा है। क्या सीन था ये, कोई स्पिरिचुअल वाईफाई? हाँ, कह सकते हैं। तो ब्लोवात्स्की ने ह्यूम का इंट्रोडक्शन करवाया ऐसे ही एक महात्मा से। नाम था कुठुमी लाल सिंह। कुठुमी लाल सिंह, अजीब नाम है। हाँ, और ब्लोवात्स्की और उनके फॉलोअर्स का मानना था कि ये महात्मा और उनके साथी, ये पूरी मंडली, पर्दे के पीछे से भारत का भाग्य उसको गाइड कर रही है। भारत का भाग्य? अच्छा। हाँ, यहाँ के मामलों पर गुप्त रूप से नजर रखे हुए हैं। गुप्त मंडली, सीक्रेट ब्रदरहुड, सुनने में ही कितना स्पैनिंग लगता है, जैसे कोई जेम्स बॉन्ड की फिल्म का प्लॉट हो। बिल्कुल। पर ये करते क्या थे? सिर्फ नजर रखना या कुछ और भी? मतलब एजेंडा क्या था इनका? दावा ये था कि ये मंडली अपने चेलों, मतलब शिष्यों के नेटवर्क के जरिए पूरे भारत से सीक्रेट जानकारी इकट्ठा करती थी। चेले, अच्छा, इनका अपना नेटवर्क था। हाँ, और देखिए इसी से जुड़ी एक और कड़ी है। उस समय पायनियर अखबार के एडिटर थे एपी सिनेट। पायनियर, हाँ, जाना माना अखबार था। तो ये सिनेट भी ब्लोवात्स्की के फॉलोअर थे, और उन्होंने 1880 में एक किताब छापी थी, द ऑकल्ट वर्ल्ड। द ऑकल्ट वर्ल्ड, नाम से ही लग रहा है कुछ रहस्यमयी मामला है। क्या था इसमें? इस किताब में महात्मा कुठुमी का एक कथित खत छापा गया था। अलेजिड लेटर। कुठुमी का खत किताब में। हाँ। और उस खत में एक बहुत बड़ा दावा था। क्या दावा? दावा ये था कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जिसे हम पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। हाँ, 1857 का गदर, उस दौरान इन्हीं महात्माओं ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का इस्तेमाल करके भारतीय जनता के गुस्से को शांत किया था और ब्रिटिश राज को बचाया था। क्या बात कर रहे हो? 1857 और महात्माओं ने बचाया अपनी पावर से? ये तो मतलब इतिहास की किताबों में तो ये कहीं नहीं पढ़ा। बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। हम तो यही पढ़ते आए हैं कि विद्रोह को मिलिट्री ताकत से कुचला गया था। और एक पढ़ा लिखा रैशनल अंग्रेज अफसर, उसने ये मान लिया। हाँ, यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। ह्यूम ने न सिर्फ ये माना, बल्कि वो खुद भी ऐसी ऑकल्ट पावर्स पाने के लिए उतावले हो गए। खुद भी? हाँ, वो चाहते थे कि उनके अपने चेले हों जो भविष्य देख सकें, गुप्त बातें जान सकें, और इसी चक्कर में उन्होंने तिब्बत के इन महात्माओं के साथ बाकायदा करस्पॉन्डेंस शुरू कर दिया, पत्राचार। अरे वाह, मतलब चिट्ठी पत्री या कोई एस्ट्रल ईमेल वगैरह चल रहा था। मजाक कर रही हूँ, पर सोचिए तो, एक तरफ ब्रिटिश राज का सिस्टम, फाइल्स, रूल्स, और दूसरी तरफ ये अदृश्य गुरुओं से सीक्रेट कम्युनिकेशन। कितना अजीब है ना? और दिलचस्प बात यह है कि 1883 आते आते ह्यूम और मैडम ब्लोवात्स्की की आपस में बननी बंद हो गई। कुछ अनबन हुई, रास्ते अलग हो गए। अच्छा, ब्लोवात्स्की से झगड़ा हो गया। हाँ, लेकिन महात्माओं पर, उन गुरुओं पर ह्यूम का विश्वास बना रहा, वो कनेक्शन नहीं टूटा। ओके, मतलब ब्लोवात्स्की गई पर गुरुओं से कांटेक्ट जारी रहा। तो फिर ह्यूम ने इस विश्वास का, इस कनेक्शन का क्या किया? क्या इसे अपने पॉलिटिकल काम में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया? बिल्कुल, उन्होंने ठीक यही करने की कोशिश की। वो इन महात्माओं के साथ अपने कथित कनेक्शन को अपनी पॉलिटिकल लॉबिंग के लिए यूज करने लगे। पॉलिटिकल लॉबिंग मतलब वो चाहते थे कि भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार हो, सरकार भारतीय लोगों की राय के प्रति ज्यादा रिस्पॉन्सिव बने, उनकी बात सुने। अच्छा, ये उनका मकसद था। हाँ, और इसी कोशिश में दिसंबर 1883 में उन्होंने उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड रिपन को एक लंबा खत लिखा। रुको, वाइसरॉय को सीधा टॉप बॉस को चिट्ठी? भाई, ये तो सुनना पड़ेगा। क्या लिखा था उसमें? जरूर कुछ धमाकेदार बात होगी। धमाकेदार ही समझिए। ह्यूम ने रिपन को लिखा, कोट, मैं ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ हूं जिन्हें आम जनता ने कभी नहीं देखा, पर वो उन्हें भगवान की तरह पूछते हैं, और जो जनता की भावना की हर नब्ज को महसूस करते हैं। बाप रे, मतलब वो कह रहे थे कि मेरे पास जनता के मन की बात जानने का सीक्रेट सोर्स है। हाँ, उन्होंने दावा किया कि उन्हें नेटिव माइंड, यानी भारतीय मानस की, आम हिंदुस्तानी की सोच की गहरी समझ है। अच्छा,
जैसे आजकल कोई कहता है ना, मुझे ग्राउंड की रिपोर्ट पता है, वैसा कुछ। हाँ, और उन्होंने इसका कारण भी बताया। लिखा कि ये समझ उन्हें इसलिए है क्योंकि मुख्यतः एशियाई मूल के लोगों का एक समूह, जिनके पास ऐसी सुविधाएं हैं जो किसी और जीवित व्यक्ति या समूह के पास नहीं हैं, उन्होंने उचित समझा है कि मुझे एक सीमित हद तक अपना विश्वास पात्र बनाएं। अरे बाप रे, मतलब ह्यूम वाइसरॉय को सीधे सीधे बता रहे थे कि उनके सलाहकार कोई मामूली लोग नहीं, बल्कि सुपर सीक्रेट, लगभग डिवाइन पावर्स वाले लोग हैं। आज के जमाने में कोई नेता ऐसा बोले तो मतलब मीम बन जाए। बिल्कुल। लोग पूछेंगे, भाई कौन है ये लोग, कहाँ रहते हैं? हाँ, सही कहा। और बात यही रुकी नहीं। जनवरी 1884 में, मतलब अगले ही महीने, ह्यूम ने रिपन को एक और खत में बताया कि वो तो 1848 से ही इस रहस्यमयी ब्रदरहुड या एसोसिएशन के संपर्क में है। 1848? ये तो यूरोप में क्रांतियों का साल था। द स्प्रिंग ऑफ नेशंस। फ्रांस, जर्मनी, सब जगह उथल-पुथल थी। हाँ, और ह्यूम का दावा था कि उन्हीं के इन रहस्यमयी सलाहकारों यानी महात्माओं के दखल की वजह से यूरोप में 1848 की क्रांतियां फेल हुई और भारत में 1857 का विद्रोह भी नाकाम हुआ। क्या कह रहे हैं? सिर्फ 1857 ही नहीं, यूरोप की क्रांतियां भी। ये महात्मा तो ग्लोबल लेवल पे खेल रहे थे। ये तो किसी इल्यूमिनाटी टाइप की सीक्रेट सोसाइटी से भी ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं। ह्यूम के खतों से तो यही लगता है। उन्होंने रिपन को ये भी लिखा कि अब ये महात्मा दूर तिब्बत से उनके और उन जैसे कुछ और लोगों के जरिए काम कर रहे हैं। क्यों? मतलब क्या मकसद था अब? ताकि रिपन भारत में जरूरी सुधार ला सकें और भविष्य में ऐसे किसी प्रलय की पुनरावृत्ति की संभावना को टाला जा सके। मतलब दोबारा 1857 जैसा कुछ ना हो। तो एक तरह से ये धमकी भी थी और मदद का ऑफर भी कि देखिए वाइसरॉय साहब, हमारे पास सुपर पावर वाले दोस्त हैं, हम चाहें तो शांति रख सकते हैं या हंगामा भी हो सकता है, तो आप हमारी सलाह मानिए, सुधार कीजिए, वरना। इशारा तो कुछ ऐसा ही था। ये एक जबरदस्त पॉलिटिकल प्रेशर टैक्टिक थी, स्पिरिचुअल एंगल के साथ। बिल्कुल। और कुछ या बस इतना ही? नहीं, और भी था। ह्यूम ने रिपन को यह भी बताया कि ये महात्माओं की एसोसिएशन महारानी विक्टोरिया को इस बात के लिए राजी करने में मदद कर रही है कि रिपन को वाइसरॉय के रूप में दूसरा कार्यकाल दिया जाए। अरे बाप रे, सीधा क्वीन विक्टोरिया तक पहुंच। मतलब लंदन में भी लॉबिंग चल रही थी तिब्बत से कंट्रोल होकर। ये तो वीवीआईपी लेवल का जुगाड़ हो गया। हाँ, और इसके साथ साथ ह्यूम ने दावा किया कि ये महात्मा भारतीय प्रेस को शांत करने, ट्रैंक्विलाइज द नेटिव प्रेस, में भी मदद कर रहे थे। प्रेस को शांत करने में मतलब मीडिया मैनेजमेंट? हाँ, उस जमाने में जो नेटिव प्रेस थी, भारतीय भाषाओं के अखबार थे, वो काफी सरकार विरोधी लिख रहे थे। तो ह्यूम कह रहे थे कि उनके दोस्त प्रेस को भी काबू में कर सकते हैं। वाह, मतलब स्पिरिचुअल लॉबिंग का पूरा पैकेज। वाइसरॉय का टर्म एक्सटेंड करवाना, प्रेस को मैनेज करना। आजकल के बड़े बड़े पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स और पीआर एजेंसियां तो पानी भरे इनके आगे। ये तो नेक्स्ट लेवल का इन्फ्लुएंस पेडलिंग था, वो भी ओकल्ट चैनल से। हाँ, बिल्कुल। पता नहीं रिपन ने इन बातों पर कितना यकीन किया होगा, ये कहना मुश्किल है। शायद थोड़ा बहुत तो किया ही होगा, तभी ह्यूम से बात करते रहे। खैर, रिपन के बाद जब लॉर्ड डफरिन नए वाइसरॉय बनकर आए। लॉर्ड डफरिन? हाँ, तो ह्यूम ने उनके साथ भी यही तरीका आजमाने की कोशिश की। अच्छा, डफरिन के साथ भी हिम्मत नहीं हारी ह्यूम ने? हाँ, लेकिन इस बार ह्यूम थोड़े ज्यादा कॉशियस थे, ज्यादा झिझक रहे थे। उन्होंने डफरिन को सीधे सीधे ये नहीं बताया कि उनके सलाहकार असल में कोई एस्ट्रल फिगर्स हैं, मतलब पारलौकिक शक्तियां या व्यक्ति। अच्छा, तो डफरिन को अंधेरे में रखा, गोलमोल बातें की। हाँ, कुछ वैसा ही। शायद इसीलिए इतिहासकार भी कंफ्यूज हो गए। उन्होंने सोचा होगा कि ह्यूम जिन दोस्तों या अंदरूनी सूत्रों का जिक्र कर रहे हैं, वो शायद कांग्रेस के नेता या उनके भारतीय कॉन्टैक्ट्स होंगे। हाँ, बिल्कुल। ज्यादातर इतिहासकारों ने यही समझा कि ह्यूम के ये रहस्यमयी सलाहकार उनके पॉलिटिकल सहयोगी ही थे। ह्यूम ने पर्दा सिर्फ एक बार उठाया। कब? जब वो बुरी तरह फंस गए थे। फंस गए थे? कैसे? क्या हुआ था? ये बात है 1887 की। वाइसरॉय डफरिन को कहीं से पता चला कि ह्यूम ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास वाइसरॉय के एक टॉप सीक्रेट खत की जानकारी है। जो खत वाइसरॉय ने लंदन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को लिखा था। ओहो, सीक्रेट लेटर लीक की बात। हाँ, डफरिन को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने ह्यूम को बुलाया और पूछा, ये जानकारी कहाँ से मिली, कौन है सोर्स? ओहो, मामला गंभीर हो गया। बिल्कुल जासूसी फिल्मों वाला सीन। अब क्या कहते हैं ह्यूम? पकड़े गए? जब डफरिन ने बहुत दबाव डाला, बहुत सख्ती से पूछा, तो ह्यूम के पास सच बताने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। तो क्या बताया उन्होंने?
उन्होंने कहा कि उनके दोस्तों ने उस गुप्त पत्र की कॉपी ऑकल्ट तरीकों से हासिल की थी। ऑकल्ट तरीकों से मतलब जादू से? ह्यूम ने जो शब्द इस्तेमाल किया वो था सुपरनैचुरल फोटोग्राफी के जरिए। सुपरनैचुरल फोटोग्राफी, आध्यात्मिक फोटोशॉप, या महात्माओं ने कोई दिव्य स्क्रीनशॉट ले लिया था। ये तो कमाल है। डफरिन ने क्या किया, मान ली बात? डफरिन कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने ह्यूम को वो असली सीक्रेट पत्र दिखाया, ओरिजिनल। अच्छा। और जब ह्यूम ने अपनी जानकारी से उसे मिलाया तो पता चला कि ह्यूम के पास जो कॉपी या जानकारी थी वो झूठी थी, गलत थी, असली पत्र से मेल नहीं खाती थी। अरे बस इस पर ह्यूम के पास कोई जवाब नहीं था, एकदम चुप। बेचारे ह्यूम, उनकी सुपरनैचुरल सीक्रेट सर्विस तो फेल हो गई। लगता है महात्माओं का कनेक्शन वीक हो गया था उस दिन। मजाक एक तरफ, पर ये तो ह्यूम के लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट रही होगी। वाइसरॉय के सामने पोल खुल गई। हाँ, बहुत बड़ा झटका था उनके लिए। लेकिन इससे पहले भी नवंबर 1886 के एक खत में ह्यूम ने डफरिन को इशारों में बताने की कोशिश की थी कि उनके सलाहकार कोई आम पॉलिटिकल लीडर नहीं है। अच्छा, क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वो एडवांस्ड इनिशिएट्स और महात्मा हैं। इनिशिएट्स मतलब वो लोग जो किसी गुप्त आध्यात्मिक ज्ञान या साधना में दीक्षित हों। ओके, तो उस खत में क्या लिखा था? ह्यूम ने लिखा कि वो उन लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें शिमला में कुछ खास किताबें या वॉल्यूम्स दिखाई थी। वॉल्यूम्स, ये वही 7 वॉल्यूम्स वाली बात है क्या, जिनमें कहा जाता है कि भारत के हर इंसान की रिपोर्ट थी? हाँ, शायद वही। तो ह्यूम ने लिखा कि वो उन लोगों को मना रहे हैं कि वो डफरिन को भी वो वॉल्यूम्स दिखाएं ताकि वाइसरॉय खुद उनकी सच्चाई परख सकें। तो माने वो लोग महात्मा लोग? नहीं, ह्यूम ने आगे लिखा, फिलहाल वो कहते हैं कि ये असंभव है। वो लोग वाइसरॉय को वो वॉल्यूम्स दिखाने को तैयार नहीं थे। क्यों भाई, वाइसरॉय से क्यों नहीं मिलना चाहते थे? ह्यूम ने लिखा कि वो महात्मा वाइसरॉय से सीधे बात करने को भी तैयार नहीं थे। ह्यूम के शब्दों में, उनमें से ज्यादातर मेरा मानना है कर भी नहीं सकते। आपने वो नहीं किया है और ना ही करेंगे जो उनके लिए अपने तरीके से आपसे संवाद करने के लिए जरूरी है। अरे वाह, मतलब वाइसरॉय को भी कोई साधना वादना करनी पड़ती महात्माओं से बात करने के लिए? कोई स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन चाहिए थी, जैसे आजकल प्रीमियम एक्सेस के लिए होता है? इशारा तो कुछ ऐसा ही था, लेकिन ह्यूम ने थोड़ी उम्मीद भी जगाई। उन्होंने लिखा, मेरा अपना खास दोस्त, शायद कूट हुमी की बात कर रहे थे, जो उनके साथ शिमला में 1 महीने से ज्यादा रुका था और जो अक्सर भारत आता जाता रहता है, वो शायद वाइसरॉय से मिलने को राजी हो जाए। अच्छा, तो क्या कोई मीटिंग फिक्स करवाने की कोशिश की? हाँ, ह्यूम ने डफरिन को एक तरह का सजेशन दिया। उन्होंने लिखा, अगर कभी कोई देसी सज्जन, नेटिव जेंटलमैन, आपके प्राइवेट सेक्रेटरी के पास आए और कहें कि मिस्टर ह्यूम ने कहा था कि वाइसरॉय उनसे मिलना चाहेंगे, तो उनसे तुरंत मिले। क्या बात है, कोड वर्ड मिस्टर ह्यूम ने कहा है। हाँ, और आगे लिखा, आप उनसे 10 मिनट बात किए बिना ये नहीं जान पाएंगे कि वो कोई साधारण आदमी नहीं है। आपको शायद ये मौका कभी न मिले। भगवान ही जाने वो अपने चमत्कार रहस्यमयी तरीकों से करते हैं। वाह, क्या रहस्यमयी मुलाकात का सीन बन रहा है, जैसे किसी स्पाई फिल्म में होता है। पर यहाँ जासूस की जगह महात्मा है, वाइसरॉय का दफ्तर, और इंतजार हो रहा है एक अनजान देसी सज्जन का। पता नहीं वो सज्जन कभी आए या नहीं। हाँ, ये सब सुनने में बहुत नाटकीय लगता है, लेकिन इस सबके बीच ह्यूम खुद बहुत परेशान और फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। क्यों? वो समझ रहे थे कि बिना किसी ठोस सबूत के, प्रूफ के, उनकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, आप किसी को कहें कि अदृश्य गुरु मुझसे बात करते हैं और देश चलाने की सलाह देते हैं, तो लोग शक तो करेंगे ही, खासकर अंग्रेज अफसर। बिल्कुल। ह्यूम ने डफरिन को लिखा भी कि वो धीरे धीरे बहुत गुस्सा और निराश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो दावे कर रहे हैं उनकी सीधी पुष्टि नहीं करवा पा रहे। कोई वाउच करने वाला नहीं था। उन्होंने शिकायत की कि जिन एडवांस्ड इनिशिएट्स की सलाह और मार्गदर्शन में वो काम करने का दावा कर रहे थे, उनमें से कोई भी सार्वजनिक रूप से मेरे साथ खड़ा नहीं होगा। मतलब महात्मा लोग सामने आने को तैयार नहीं थे, बैकग्राउंड में ही रहना चाहते थे, पब्लिक में आकर सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ये तो बड़ी मुश्किल सिचुएशन थी ह्यूम के लिए। हाँ, और इसका नतीजा ये हो रहा था, जैसा ह्यूम ने खुद लिखा, कि भारत में ज्यादातर यूरोपियन, मतलब अंग्रेज अधिकारी और लोग मुझे या तो पागल समझते हैं या झूठा, लूनेटिक और अ लायर। हाँ, ये तो होना ही था। अगर आप आज भी किसी से ऐसी बातें कहें बिना किसी प्रूफ के, तो लोग या तो मजाक उड़ाएंगे या सोचेंगे कि ये आदमी बहक गया है या शायद फ्रॉड है। बिल्कुल। तो इसी फ्रस्ट्रेशन और शायद उस सुपरनैचुरल फोटोग्राफी वाली घटना की शर्मिंदगी के बाद ह्यूम ने आखिरकार वाइसरॉय डफरिन को इन्फॉर्म किया। क्या? कि हालांकि उन्होंने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए काम जारी रखने का फैसला किया है, लेकिन भविष्य में वो अपने दोस्तों के सभी संदर्भों को छोड़ने का फैसला कर चुके हैं।
मतलब अब वो अपने महात्मा दोस्तों का जिक्र नहीं करेंगे। मतलब महात्माओं का जिक्र बंद। नो मोर नेम ड्रॉपिंग ऑफ कूटहुमी एंड गैंग। कम से कम वाइसरॉय के सामने तो बिल्कुल नहीं। हाँ, ऐसा लगता है कि ऑफिशियली या पब्लिकली उन्होंने ये जिक्र बंद कर दिया। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या निकलता है? हाँ, क्या समझें इससे? कि ह्यूम ने जिन रहस्यमयी 7 वॉल्यूम्स को देखने का दावा किया था, जिनके बेस पर वो चेतावनियां दे रहे थे, वो कथित तौर पर इन्हीं महात्माओं और गुरुओं ने तैयार की थीं। और उनकी ये सीक्रेट दोस्त और सलाहकार जिनके गाइडेंस पर वो चलने का दावा करते थे, वो असल में ये अकल्ट फिगर्स थे। न कि कांग्रेसी नेता या सामान्य पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स। नहीं, बिल्कुल नहीं। जबकि बहुत लंबे समय तक इतिहासकार यही मानते रहे। ये तो वाकई पूरी कहानी का नजरिया ही बदल देता है। हम एओ ह्यूम को कांग्रेस के फाउंडर के तौर पर देखते हैं, एक रैशनल लिबरल एडमिनिस्ट्रेटर। सोचते हैं कि वो पॉलिटिकल समझ से काम कर रहे थे। हाँ, लेकिन ये जानकारी बताती है कि उनके एक्शन के पीछे एक बहुत ही गहरा, पर्सनल और शायद कहें तो इरैशनल बिलीफ सिस्टम काम कर रहा था। इतिहास कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। बिल्कुल। यह हमें दिखाता है कि किसी व्यक्ति के काम के पीछे की मोटिवेशंस कितनी जटिल, कितनी लेयर्ड हो सकती हैं। जो हमें सतह पर पूरी तरह पॉलिटिकल या लॉजिकल लगता है, उसके नीचे पर्सनल बिलीफ, स्पिरिचुअल क्वेस्ट या यहाँ तक कि जिसे कुछ लोग भ्रम कहेंगे, वो भी हो सकता है। सही बात है। ह्यूम का केस तो इसका एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी उदाहरण है। हाँ, तो चलिए इस कहानी से कुछ मुख्य बातें, टेकअवेज क्या है। पहली तो ये कि ह्यूम के ये ऑकल्ट बिलीफ सिर्फ उनकी निजी बात नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बाकायदा अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, वाइसरॉय जैसे टॉप ऑफिशियल्स के साथ अपनी बातचीत को इन विश्वासों से शेक देने की कोशिश की। हाँ, उन्होंने इसे अपने पॉलिटिकल गोल्स के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। ये वैसा ही है जैसे आज कोई बड़ा सीईओ अपनी कंपनी के फैसले किसी बाबा या ज्योतिषी से पूछ कर ले। सुनने में अजीब लगता है, पर ह्यूम कुछ ऐसा ही कर रहे थे। सही कहा। और दूसरी अहम बात यह है कि ये किस्सा इतिहास को सिर्फ पॉलिटिकल या इकोनॉमिक लेंस से देखने को चैलेंज करता है। कैसे? ये दिखाता है कि व्यक्तिगत आस्थाएं, चाहे वो कितनी भी अजीब क्यों न लगें, जी। वो इतिहास को मोड़ने वाली ताकत बन सकती हैं। वो इंस्टीट्यूशंस को, घटनाओं को अप्रत्याशित तरीकों से प्रभावित कर सकती हैं। ये याद दिलाता है कि इंसान सिर्फ लॉजिक से नहीं चलता। उसका पूरा वर्ल्ड व्यू, उसकी आस्थाएं, उसके डर, सब उसके कामों में झलकते हैं। बिल्कुल। तो ये थी एओ ह्यूम और उनके रहस्यमयी महात्माओं की कहानी। अब यहाँ एक सवाल मन में उठता है, हाँ, और शायद यही आज की चर्चा का सबसे दिलचस्प पहलू है। हाँ, अगर ह्यूम जैसे प्रभावशाली व्यक्ति के कामों के पीछे ऐसे छिपे हुए व्यक्तिगत और शायद इरैशनल प्रभाव हो सकते हैं, तो इतिहास के और कितने ऐसे मोड़ या बड़े फैसले होंगे जिनके पीछे ऐसी अनदेखी निजी वजह रही होंगी, जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। सही सवाल है। ना जाने और कितनी गुप्त कहानियां उन घटनाओं की सतह के नीचे दबी पड़ी होंगी, जिन्हें हम पूरी तरह समझा हुआ मानते हैं। इस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल, सोचने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स मूव आवर डिस्कशन फॉरवर्ड। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और अक्सर यूं कहिए गर्मा गर्म बहस वाले मुद्दे पर बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत। मतलब ये कैसे हुई, ये तो सबने सुना है ना, पर इसकी जो पैदाइश की कहानी है ना, उस पर काफी विवाद रहा है। हाँ, बिल्कुल। और खासतौर पर हम उस मशहूर, या शायद कहना चाहिए बदनाम, सेफ्टी वाल्व थियोरी को आज जरा खंगालेंगे। हाँ, सेफ्टी वाल्व थ्योरी। ये थियोरी क्या कहती है? मूल रूप से यही कि कांग्रेस असल में अंग्रेजों की ही देन थी, उनकी एक सोची समझी चाल। अच्छा। उन्होंने इसे मतलब बनवाया था कि जो भारतीयों के दिलो दिमाग में वो गुस्सा उबल रहा था ना, हाँ, वो एक कंट्रोल्ड तरीके से, एक सुरक्षित तरीके से बाहर निकल जाए, भाप बनकर उड़ जाए। और सबसे जरूरी कि 1857 जैसा कोई बड़ा विद्रोह दोबारा ना हो पाए। अच्छा, मतलब जैसे वो प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व होता है कि अंदर प्रेशर बहुत बढ़ गया तो कुकर फट ना जाए, इसलिए वो सीटी या वाल्व थोड़ी भाप निकाल देता है। बिल्कुल वही एनोलॉजी। तो अंग्रेजों ने कांग्रेस को एक तरह का पॉलिटिकल प्रेशर कुकर वॉल्व बना दिया। पर सवाल ये है कि क्या ये कहानी सच है? हमारे पास आधार के तौर पर बिपिन चंद्र की जो क्लासिक किताब है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, उसका चौथा चैप्टर है फाउंडेशन ऑफ द कांग्रेस, द मिथ। और ये चैप्टर इस सेफ्टी वॉल्व कहानी पर मतलब गंभीर सवाल खड़े करता है। हाँ, तो हमारा मकसद आज इसी सोर्स मटेरियल की गहराई में उतरना है, इसके तर्कों को, इसके सबूतों को परखना है। क्या कांग्रेस वाकई वाइसरॉय, लॉर्ड डफरिन और एक रिटायर्ड अंग्रेज अफसर थे एओ ह्यूम, उनकी मिली भगत का नतीजा थी? हाँ, यही सवाल है। या इसकी जड़ें कहीं और थीं, ज्यादा गहरी, ज्यादा भारतीय?
क्या ये कोई ऊपर से थोपी गई चीज थी या जमीन से उगी हुई? यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये सेफ्टी वॉल्व वाली कहानी मतलब आई कहाँ से, इसका आधार क्या है, इसको मानने वाले सबसे बड़ा सबूत क्या देते हैं? इस कहानी का जो सबसे बड़ा और वजनदार सोर्स माना जाता है वो है W.C. बनर्जी। W.C. बनर्जी। W.C. बनर्जी। और ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट। हाँ बिल्कुल। उन्होंने 1898 में अपनी किताब इंडियन पॉलिटिक्स में साफ साफ लिखा था कि कांग्रेस जिस रूप में शुरू हुई और चलाई गई वो असल में तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन का ही काम था, उनका ब्रेन चाइल्ड था। बाप रे, कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट ही ये कह रहा है कि ये वाइसरॉय का आइडिया था। इससे ज्यादा पुख्ता सबूत और क्या हो सकता है? तो बनर्जी ने क्या बताया था डफरिन और ह्यूम के बारे में, क्या कहानी थी? बनर्जी के मुताबिक कहानी कुछ यूं थी। A.O. ह्यूम जो एक रिटायर्ड ICS अफसर थे, वो 1884 में पहले तो ये चाहते थे कि भारत के जो पढ़े लिखे प्रमुख लोग हैं वो साल में एक बार मिले और सिर्फ सामाजिक मुद्दों पर, सोशल मैटर्स पर बात करें। सिर्फ सोशल मैटर्स? हाँ, बनर्जी का कहना था कि ह्यूम की इच्छा थी कि राजनीति को इस चर्चा से दूर रखा जाए। पॉलिटिक्स शुड फॉर्म नो पार्ट ऑफ देयर डिस्कशन, ये बनर्जी ने लिखा है। अच्छा, मतलब ह्यूम साहब सिर्फ एक तरह की सोशल गैदरिंग चाहते थे, जैसे आजकल कोई बड़ा सा बुक क्लब हो या कोई एनुअल मीट हो, बस वैसी? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए बनर्जी के बयान के अनुसार। लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन की। अच्छा। बनर्जी कहते हैं कि डफरिन ने ह्यूम को बुलाया और समझाया कि भाई ये सामाजिक चर्चा तो ठीक है, पर ज्यादा जरूरी है कि एक राजनीतिक संगठन बने, एक पॉलिटिकल बॉडी। पॉलिटिकल बॉडी? क्यों? क्या तर्क दिया डफरिन ने? तर्क ये था कि ताकि सरकार को पता चलता रहे कि पढ़े लिखे भारतीय क्या सोच रहे हैं, उनकी राय क्या है, उनकी शिकायतें क्या हैं। ओह, मतलब सरकार के लिए एक तरह का फीडबैक मैकेनिज्म, या यूं कहें कि खुफिया जानकारी का स्रोत। हाँ, एक तरह से वही। और ये भी कहा जाता है कि डफरिन ने सुझाव दिया कि ये संगठन वैसा काम करे जैसा इंग्लैंड में महारानी का विपक्ष करता है, हर मैजेस्टीज ऑपोजिशन। अच्छा, हर मैजेस्टीज ऑपोजिशन जैसा। हाँ, यानी सरकार की नीतियों पर बहस करे, आलोचना करे, लेकिन एक संवैधानिक दायरे में रहकर। एक कंट्रोल्ड ऑपोजिशन आप कह सकती हैं। कंट्रोल्ड ऑपोजिशन। बिल्कुल। बनर्जी की कहानी के हिसाब से डफरिन का प्लान था कि ये कांग्रेस सरकार के लिए सूचना तंत्र भी हो और साथ ही भारतीयों के गुस्से को निकालने का एक सुरक्षित रास्ता भी। एक तरह से अंग्रेजों के लिए विन विन सिचुएशन। सुनने में तो ये कहानी एकदम फिट बैठती है, खासकर जब कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट खुद ये बता रहे हों। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे क्लास का मॉनिटर खुद आके बताए कि सर ये जो क्लास में थोड़ा शोर मचाने का प्लान है ना, ये असल में प्रिंसिपल सर का ही आइडिया था, ताकि बच्चे ज्यादा शैतानी ना करें। कौन शक करेगा इस पर? बिल्कुल। और यहीं पर कहानी में पेच आता है। यहीं बिपिन चंद्रा का सोर्स सवाल उठाता है। What's fascinating here is कि या तो W.C. बनर्जी 1898 में, यानी घटना के लगभग 13-14 साल बाद जब ये बयान दे रहे थे, तो शायद उनकी याददाश्त ने उन्हें धोखा दिया। हो सकता है, बिल्कुल। होता है ना, वक्त के साथ बातें थोड़ी धुंधली हो जाती हैं, बदल जाती हैं यादों में। या फिर एक दूसरी संभावना भी है जिसे इतिहासकार ज्यादा मानते हैं। वो क्या? वो ये कि शायद बनर्जी जानबूझकर ऐसा कह रहे थे। जानबूझकर? क्यों? क्योंकि 1890 का दशक वो दौर था जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद का रवैया भारत में और सख्त हो रहा था। वो लेट 19th सेंचुरी इंपीरियलिस्ट रिएक्शन का दौर था। राष्ट्रवाद की जो उभरती हुई आवाज थी उसे दबाने की कोशिश हो रही थी। हाँ, माहौल गर्म था। बिल्कुल। तो ऐसे गर्म माहौल में हो सकता है बनर्जी ने कांग्रेस को अंग्रेजों के गुस्से और शक से बचाने के लिए ये कहानी घड़ी हो। जैसे हम कभी अपने किसी दोस्त को या अपनी संस्था को मुसीबत से बचाने के लिए कह देते हैं ना कि अरे ये तो फलां बड़े साहब के कहने पे ही किया था। हाँ, करते हैं ऐसा। हाँ, ताकि उस पे आंच ना आए। तो ये एक तरह की राजनीतिक ढाल, पॉलिटिकल शील्ड हो सकती है। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प मोड़ है। मतलब हो सकता है बनर्जी का बयान सच ना होकर एक स्ट्रैटेजी हो। तो फिर अगर हम बनर्जी के बयान पे शक करें तो असली कहानी क्या हो सकती है? क्या हमारे पास ऐसे सबूत हैं जो इस सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के खिलाफ जाते हों? हाँ, और यहीं पर सोर्स कई समकालीन सबूत, कंटेम्पररी एविडेंस पेश करता है, यानी उस वक्त के सबूत जो बनर्जी के बाद के बयान से ज्यादा भरोसेमंद माने जाते हैं। ठीक है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, ह्यूम ने भारतीय नेताओं से जो भी बातचीत की थी उस सालाना कॉन्फ्रेंस के बारे में, वो शुरू से ही एक राजनीतिक सभा, एक पॉलिटिकल गैदरिंग को लेकर थी, ना कि सामाजिक मुद्दों की बैठक।
सोर्स साफ कहता है, All the discussions Hume had with Indian leaders regarding the holding of an annual conference referred to a political gathering. तो ह्यूम खुद ही पॉलिटिकल मीटिंग की बात कर रहे थे। ये बनर्जी की बात से एकदम उलट है। और एक बात और, कांग्रेस कोई वैक्यूम में तो पैदा नहीं हुई थी ना। उससे पहले भी तो भारत में कई राजनीतिक संस्थाएं काम कर रही थीं। उनका क्या? बिल्कुल सही सवाल। ये दूसरा बड़ा सबूत है इस थ्योरी के खिलाफ। कांग्रेस से ठीक पहले या उसके साथ साथ कई प्रांतीय संगठन बहुत सक्रिय थे, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा, कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन। ये सब क्या कर रहे थे? हाँ, क्या कर रहे थे? क्या ये सामाजिक सुधार के काम में लगे थे? नहीं। स्रोत कहता है कि इनका लगभग सारा काम राजनीतिक ही था, पॉलिटिकल था। ये लोग अर्जियां भेज रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, ज्यादा प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे। तो पूरे देश में राजनीतिक चेतना और गतिविधि का माहौल पहले से ही बना हुआ था। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। मतलब ये कहना कि ह्यूम तो सोशल वर्क करना चाहते थे और डफरिन ने उन्हें जबरदस्ती पॉलिटिक्स में धकेला, ये उस समय के पूरे राजनीतिक माहौल को नजरअंदाज करने जैसा है। भारतीय नेता तो खुद ही पॉलिटिकल इनिशिएटिव ले रहे थे। और अब आते हैं खुद ह्यूम पर। वो 1882 में इंडियन सिविल सर्विस से रिटायर हुए। उसके बाद वो लगातार सार्वजनिक रूप से पब्लिकली भारतीयों को राजनीति में सक्रिय होने के लिए प्रेरित कर रहे थे। हाँ, अर्ज कर रहे थे। रिटायरमेंट के बाद भी? हाँ, उन्होंने अपने भारतीय दोस्तों को खत लिखकर समझाया भी था कि देखो, सामाजिक सवालों पर हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, इसलिए उन पर बंटना ठीक नहीं। हमें एकजुट होकर राजनीतिक कार्रवाई, पॉलिटिकल एक्शन करनी होगी। अरे वाह! तो ह्यूम तो खुद पॉलिटिकल एक्शन के पैरोकार थे। और स्रोत में एक और मजेदार वाकया है जो इस थ्योरी की क्या कहते हैं हवा निकाल देता है। हाँ, बिल्कुल। जनवरी 1885 की बात है, यानी कांग्रेस बनने से लगभग साल भर पहले। ह्यूम के एक दोस्त थे B.M. मालाबारी। वो एक समाज सुधारक थे। उन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर अखबार में कुछ लेख लिखकर पढ़े लिखे भारतीयों से अपील की कि वे सामाजिक सुधार का आंदोलन शुरू करें। हाँ, मालाबारी जाने माने सोशल रिफॉर्मर थे। और जानते हैं ह्यूम ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? क्या किया ह्यूम ने? उन्होंने उसी इंडियन स्पेक्टेटर में एक जवाबी चिट्ठी लिखी और मालाबारी के प्रस्तावों की आलोचना की, क्रिटिसाइज किया। मालाबारी को क्रिटिसाइज किया? हाँ, उन्होंने चेतावनी दी कि सामाजिक सुधार के मुद्दों को इस तरह उठाने में खतरा हो सकता है, डेंजरस पोटेंशियल। और उन्होंने तर्क दिया कि राजनीतिक सुधारों को सामाजिक सुधारों पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मतलब पॉलिटिक्स पहले, सोशल रिफॉर्म बाद में। ये तो गजब है। ये तो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के बिल्कुल विपरीत बात हो गई। अगर बनर्जी सही थे कि डफरिन ने ह्यूम को पॉलिटिक्स के लिए उकसाया था, तो फिर ह्यूम कांग्रेस बनने से महीनों पहले जनवरी 1885 में खुद ही सामाजिक सुधार के खिलाफ और राजनीतिक सुधार के पक्ष में क्यों झंडा उठाए हुए थे? ये समीकरण तो बैठ ही नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं बैठ रहा। प्रिसाइसली, इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये दिखाता है कि ह्यूम की अपनी एक स्वतंत्र राजनीतिक सोच और एजेंडा था, जो डफरिन के कथित सुझाव से बहुत पहले ही स्पष्ट था। वो किसी के इशारे पर नहीं चल रहे थे, कम से कम इस मामले में तो नहीं। ठीक है, तो ह्यूम का स्टैंड तो साफ हो गया। अब आते हैं दूसरे किरदार पर, लॉर्ड डफरिन। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कहती है कि वो कांग्रेस के मास्टरमाइंड थे, इसे सपोर्ट कर रहे थे। क्या डफरिन के अपने बयान या काम इस बात की पुष्टि करते हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि सबूत इसके ठीक उलट हैं, एकदम ऑपोजिट। स्रोत बताता है कि लॉर्ड डफरिन ने 1888 में कलकत्ता में सेंट एंड्रूज डे डिनर पर एक भाषण दिया, पब्लिक भाषण था। हाँ। उसमें उन्होंने कांग्रेस की सार्वजनिक रूप से आलोचना की, पब्लिकली क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर इल्जाम लगाया कि ये लोग सिर्फ एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व करते हैं और संकीर्ण हितों के लिए राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कहा। हाँ। और उन्होंने क्या सलाह दी कि इन लोगों को राजनीति छोड़कर सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म पर ध्यान देना चाहिए, जिससे लाखों लोगों का भला होगा। वो पॉलिटिक्स करने को कहा था। ये तो एकदम 180 डिग्री का विरोधाभास है। ये कैसे हो सकता है? और ये सिर्फ पब्लिक भाषण की बात नहीं थी। डफरिन ने यही विचार कि कांग्रेस को सोशल रिफॉर्म पे फोकस करना चाहिए, पहले अपनी एक निजी चिट्ठी में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भी लिखे थे, जो लंदन में बैठते थे। प्राइवेट चिट्ठी में भी? हाँ। तो उनका स्टैंड पब्लिक और प्राइवेट दोनों में कंसिस्टेंट था। कांग्रेस राजनीतिक रूप से ज्यादा आगे ना बढ़े, सोशल रिफॉर्म करें। ये तो सेफ्टी वॉल वाली कहानी की नींव हिला देता है। जैसे कोई कहे कि मैंने ही अपने बच्चे को IIT की तैयारी करने को कहा, और जब वो दिन रात पढ़ने लगे तो मैं उसे डांटूं कि अरे खेलते क्यों नहीं, सिर्फ पढ़ते रहते हो।
ये बात हजम नहीं होती बिल्कुल। बिल्कुल। और इस कहानी पर सबसे बड़ा प्रहार, जिसे आप स्मोकिंग गन कह सकती हैं, वो हुआ 1950 के दशक के बाद। 50 के दशक में? जब लॉर्ड डफरिन के निजी कागजात, उनके प्राइवेट पेपर्स सार्वजनिक हुए, इतिहासकारों के लिए उपलब्ध हुए, स्रोत का मानना है कि इन कागजात के सामने आने के बाद तो सेफ्टी वॉल्व का मिथक पूरी तरह खत्म हो जाना चाहिए था। ऐसा क्या खास मिला उन निजी दस्तावेजों में? What secrets did those papers hold? उनमें कई बातें साफ हुई। पहली, डफरिन ने ह्यूम की उस चिट्ठी पर सहमति तभी जताई थी जो ह्यूम ने मालाबारी के खिलाफ लिखी थी, जब ह्यूम ने खुद वो चिट्ठी डफरिन को भेजी। अच्छा। मतलब डफरिन ने ह्यूम के पहले से मौजूद राजनीतिक विचारों को सिर्फ एंडोर्स किया, उन्हें पैदा नहीं किया। दूसरी और सबसे अहम बात, ह्यूम और डफरिन की जो पहली मुलाकात हुई थी मई 1885 में, हाँ, उसके ठीक बाद डफरिन ने बॉम्बे के गवर्नर लॉर्ड रे को एक चिट्ठी लिखी और उसमें उन्होंने साफ साफ बताया कि ह्यूम और उनके दोस्त क्या करने जा रहे हैं। जानते हैं क्या लिखा? क्या लिखा था? कोई सामाजिक बैठक, कल्चरल प्रोग्राम, क्या लिखा? नहीं, डफरिन ने लिखा। अपने आखिरी मुलाकात में उन्होंने यानी ह्यूम ने मुझे बताया कि वो और उनके दोस्त प्रतिनिधियों का एक राजनीतिक सम्मेलन, पॉलिटिकल कन्वेंशन ऑफ डेलीगेट्स आयोजित करने जा रहे हैं। जहां तक मैं समझा, उन्हीं तर्ज पर जैसा ओकॉनल ने कैथोलिक मुक्ति से पहले अपनाया था। पॉलिटिकल कन्वेंशन ऑफ डेलीगेट्स? सीधा सीधा पॉलिटिकल कन्वेंशन ऑफ डेलीगेट्स, सामाजिक सभा का कोई जिक्र तक नहीं। और ओकॉनल का उदाहरण देना भी बहुत महत्वपूर्ण है। डैनियल ओकॉनल ने आयरलैंड में कैथोलिक लोगों के राजनीतिक अधिकारों के लिए एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया था। पॉलिटिकल कन्वेंशन, राजनीतिक सम्मेलन, मतलब ह्यूम का इरादा शुरू से ही राजनीतिक था और ये बात वाइसरॉय डफरिन को मई 1885 में ही पता थी। तो डब्ल्यूसी बनर्जी की वो कहानी कि डफरिन ने ह्यूम को सामाजिक से राजनीतिक रास्ते पर डाला, वो तो यहीं पर गलत साबित हो जाती है। डफरिन को सब पता था। बिल्कुल। और सिर्फ डफरिन ही क्यों, स्रोत ये भी बताता है कि बॉम्बे और मद्रास के तत्कालीन उदारवादी गवर्नर हों या फिर बाकी रूढ़िवादी ब्रिटिश अधिकारी, हाँ, जैसे एल्फ्रेड लायल, जेबी लायल, डीएम वैलेस, ए कॉल्विन, एससी बेली, इनमें से कोई भी कांग्रेस के प्रति हमदर्दी नहीं रखता था। सिंपैथेटिक नहीं था, किसी को इससे लगाव नहीं था। हमदर्दी छोड़िए, स्रोत में तो डफरिन के और भी कठोर शब्द हैं। ये तो समर्थन करना दूर की बात, वो तो कांग्रेस को खत्म करना चाहते थे। 1888 में वो लिख रहे थे कि उन्हें सोचना होगा किस तरह कांग्रेस को सबसे अच्छे तरीके से खत्म किया जा सकता है। हैप्पी डिस्पैच। हाँ, हैप्पी डिस्पैच में बी बेस्ट अप्लाइड टू द कांग्रेस। हैप्पी डिस्पैच मतलब किसी को रास्ते से हटाना या खत्म कर देना। और आगे लिखा, हम कांग्रेस को अस्तित्व में बने रहने नहीं दे सकते। वी कैनॉट अलाउ द कांग्रेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। अरे बाप रे, ये तो खुली दुश्मनी है, हॉस्टिलिटी है। ये तो इसे सेफ्टी वॉल्व कौन कहेगा? ये तो डेंजर सिग्नल समझ रहे थे इसे। एग्जैक्टली। और ये दुश्मनी या शक कोई बाद में पैदा नहीं हुआ। मई 1885 में ही, यानी कांग्रेस के जन्म से भी 7 महीने पहले, डफरिन ने बॉम्बे के गवर्नर लॉर्ड रे को ह्यूम के इस प्रस्तावित कांग्रेस के बारे में सावधान रहने को कहा था। पहले ही? हाँ, हिदायत दी थी कि ना तो सुधारकों के साथ दिखना, न प्रतिक्रियावादियों के साथ, मतलब दूरी बनाए रखो, बच के रहो इनसे। और गवर्नर रे का क्या रवैया था? क्या वो इसे अच्छा मान रहे थे? बॉम्बे में तो पहला अधिवेशन होना था। लॉर्ड रे भी डरे हुए थे। स्रोत बताता है कि जून 1885 की एक चिट्ठी में उन्होंने इन नए राजनीतिक कार्यकर्ताओं, इन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया? द नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया। द नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया। हाँ, और उन्होंने चिंता जताई कि कहीं ये लोग ब्रिटिश संसद में वैसे ही न घुस जाएं जैसे आयरलैंड के राष्ट्रवादी सदस्य आयरिश डेलीगेट्स घुस गए थे, जो ब्रिटिश सरकार के लिए लगातार सिरदर्द बने हुए थे। नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया, ये नाम ही अपने आप में बता रहा है कि अंग्रेज अधिकारी इसे किस नज़र से देख रहे थे, एक उभरती हुई राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति के रूप में। और स्रोत में ये भी है कि मई 1885 में ही रे ने डफरिन को चेताया था कि ह्यूम एक ऐसे संगठन के मुख्य केंद्र हैं, हेड सेंटर हैं, जिसका मकसद भारतीय जनमत को एक दिशा देना है, ब्रिंग नेटिव ओपिनियन इनटू अ फोकस। बिल्कुल। ये सारी बातचीत, डफरिन की चिंता, रे की आशंका, पॉलिटिकल कन्वेंशन का जिक्र, नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया जैसा नामकरण, आयरिश सदस्यों का डर, ये सब क्या दिखाता है? हाँ, क्या दिखाता है? ये साफ तौर पर दिखाता है कि ब्रिटिश अधिकारी कांग्रेस के जन्म को अपने लिए एक उभरता हुआ राजनीतिक खतरा मान रहे थे, न कि कोई सेफ्टी वॉल जिसे उन्होंने खुद बनाया हो। यहाँ पर तो मामला बिल्कुल उल्टा दिख रहा है। वो इसे कंट्रोल करना चाह रहे थे, शायद दबाना चाह रहे थे, न कि इसे बना रहे थे। और समय के साथ डफरिन का ह्यूम के प्रति रवैया और सख्त होता गया। स्रोत कहता है
कि मई 1885 के अंत तक ही डफरिन ह्यूम से दूरी बनाने लगे थे, ग्रोन कूल टू ह्यूम एंड बिगैन टू कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ। दूरी बनाने लगे थे। हाँ, और 1886 आते आते तो वो खुलकर कांग्रेस के नेताओं, खासकर बंगाली बाबुओं और मराठा ब्राह्मणों पर हमला करने लगे। कहने लगे कि इनके इरादे संदिग्ध हैं, इंस्पायर्ड बाय क्वेश्चनेबल मोटिव्स, और ये लोग भारत में आयरलैंड जैसे क्रांतिकारी आंदोलन, रेवोल्यूशनरी एजिटेशन शुरू करना चाहते हैं। और ह्यूम के बारे में व्यक्तिगत रूप से क्या कहा, उनकी क्या राय बनी ह्यूम को लेकर? मई-जून 1886 में डफरिन ने ह्यूम के लिए बड़े दिलचस्प शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने ह्यूम को बताया थोड़ा चालाक, थोड़ा सनकी, बेहद घमंडी और सच से पूरी तरह बेपरवाह, क्लेवरिश, अ लिटिल क्रैक्ड, एक्सेसिवली वेन एंड एब्सोल्युटली इनडिफरेंट टू ट्रूथ। बाप रे, ये तो काफी कठोर शब्द है। बिल्कुल। और जानते हैं डफरिन ने ह्यूम की सबसे बड़ी गलती क्या बताई? क्या थी ह्यूम की सबसे बड़ी गलती डफरिन की नजरों में? कि वो इंडियन होम रूल मूवमेंट के मुख्य उकसाने वालों में से एक थे, वन ऑफ द चीफ स्टिमुलेंट्स ऑफ द इंडियन होम रूल मूवमेंट। वाओ, हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। तो डफरिन को ह्यूम से असल दिक्कत ये थी कि वो भारतीय राष्ट्रवाद और स्वशासन, होम रूल की भावना को हवा दे रहे थे, न कि ये कि वो डफरिन के इशारे पर सेफ्टी वॉल्व का काम कर रहे थे। कहानी तो बिल्कुल पलट गई। द नैरेटिव इज कंप्लीटली फ्लिप्ड, जैसे किसी फिल्म का इंटरवल के बाद का सीन हो। प्रिसाइसली, डफरिन उन्हें एक सहयोगी या एजेंट के तौर पर नहीं, बल्कि एक समस्या पैदा करने वाले एक आंदोलनकारी एजिटेटर के रूप में देख रहे थे, जो ब्रिटिश राज के लिए खतरा बन सकता था। तो इस सारी छानबीन के बाद, इतने सारे समकालीन सबूतों, निजी पत्रों और विरोधाभासी बयानों को देखने के बाद क्या लगता है, ये सेफ्टी बॉल थ्योरी कहाँ टिकती है? स्रोत का निष्कर्ष बहुत साफ है और हमारी चर्चा से भी यही उभर कर आता है। ये थ्योरी एक मिथक है, अ मिथ, एक गढ़ी हुई कहानी जिसे अब इतिहास की किताबों से हटा देना चाहिए। स्रोत मजाक में यह भी कहता है कि शायद ये कहानी उन महात्माओं से आई होगी जिनसे ह्यूम सलाह लेते थे। हाँ, वो थियोसॉफी वाली बात। हाँ, लेकिन सच तो ये है कि ठोस ऐतिहासिक सबूत इसे सिरे से खारिज करते हैं। डफरिन और अन्य ब्रिटिश अधिकारी कांग्रेस को दोस्त नहीं, बल्कि एक संभावित खतरा, एक पोटेंशियल थ्रेट मानते थे, जिसे वो नियंत्रित करना चाहते थे और अगर मुमकिन हो तो खत्म करना चाहते थे। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? तो सोचने वाली बात यह है, अगर कांग्रेस अंग्रेजों की बनाई सेफ्टी वॉल्व नहीं थी, बल्कि भारतीयों की अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस और उनके अपने प्रयासों, उनकी अपनी एजेंसी का नतीजा थी, जिसमें ह्यूम जैसे कुछ हमदर्द अंग्रेजों ने बेशक मदद की होगी, तो ये हमें शुरुआती भारतीय राष्ट्रवाद, अर्ली इंडियन नेशनलिज्म के बारे में क्या सिखाता है? इसका क्या महत्व है? दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका बहुत गहरा महत्व है। ये दिखाता है कि गुलामी के उस दौर में भी भारतीय राजनीतिक रूप से निष्क्रिय नहीं थे, पैसिव नहीं थे। वो चुपचाप सब कुछ सह नहीं रहे थे, वो संगठित हो रहे थे, अपनी आवाज उठाने के लिए मंच तलाश रहे थे और अखिल भारतीय स्तर पर एक राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस का बनना उस प्रक्रिया का एक स्वाभाविक और महत्वपूर्ण पड़ाव था, न कि किसी बाहरी शक्ति की चाल का नतीजा। हाँ, ये उस दौर के भारतीयों के बढ़ते पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस और उनकी पहल, उनकी इनिशिएटिव को दर्शाता है। बिल्कुल। ये कांग्रेस की शुरुआत को किसी की मेहरबानी या साजिश के तौर पर देखने के बजाय उसे एक सक्रिय, स्वदेशी राजनीतिक पहल, एक एक्टिव इंडिजिनस पॉलिटिकल इनिशिएटिव के रूप में स्थापित करता है। ये कहानी अंग्रेजों की चतुराई की नहीं, बल्कि भारतीयों के अपने संघर्ष और उनकी राजनीतिक समझ की है। ये एजेंसी की कहानी है, मैनिपुलेशन की नहीं। जैसे हम कहते हैं ना कि सफलता का श्रेय खुद को देना चाहिए, किसी और की कृपा को नहीं। यहाँ भी बात कुछ वैसी ही है। Exactly. It reframes the very foundation of the Indian National Congress and, by extension, the Indian freedom struggle. ये हमें अपने इतिहास को एक अलग, ज्यादा सशक्त नजरिए से देखने की प्रेरणा देता है। Okay, so we hope you liked our today's discussion on Chapter 4, Foundation of the Congress, The Myth of India's Struggle of Independence by Bipin Chandra. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. Dhanyavad, Jai Hind.